कहानी की शुरुआत एक रेतीले रेगिस्तान से होती है, जहां प्रिंस आर्नोल्ड बिल्कुल अकेले एक विशाल मिनोटॉर का शिकार करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका बटलर सिबास उसे रोकता है और एक बहुत गंभीर खबर देता है कि जनरल डोमिनिक मारा गया है। आर्नोल्ड तुरंत पूछता है कि क्या जनरल का असैसिनेशन हुआ है, लेकिन सिबस बताता है कि उसकी मौत का असली कारण अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है और सिबस को इस बात पर भी शक है कि कोई इस कत्ल के पीछे छिपे असली मुजरिम को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन की मांग भी करेगा। इस बात को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हुए सिबास का ध्यान आर्नोल्ड के हाथ में पकड़े हुए एडवेंचरर मास्क पर जाता है और वह आर्नोल्ड से पूछता है कि वह इसे अपने साथ क्यों लेकर घूम रहा है, जबकि यहाँ दूर दूर तक उसे देखने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। आर्नोल्ड समझाता है कि यह सिर्फ एक प्रिकॉशन है, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता है कि अगर लोगों को कभी भी यह पता चल गया कि प्रिंस आर्नोल्ड इतने समय से छुपकर एक एडवेंचरर बनने का नाटक कर रहा है, तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। सिबास आर्नोल्ड को चेतावनी देता है कि उसे अब ये एडवेंचरर का खेल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी पोजीशन वाले इंसान के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक हॉबी है। लेकिन आर्नोल्ड बहुत आराम से सिबास को याद दिलाता है कि पूरे राज्य में उससे पहले ही एक निकम्मे प्रिंस के नाम से जाना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके छोटे भाई ने परिवार का सारा नेचुरल टैलेंट अपने अंदर संभाल लिया है, क्योंकि लोग पहले से ही उसे इसी तरह देखते हैं। इसलिए आर्नोल्ड कहता है कि अब वह अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है, और ये कहते हुए वह अपना मास्क पहन लेता है और अपने सीक्रेट एलियस सिल्वर द एसएस रैंक एडवेंचर के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। अपनी एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके वह उस विशाल मिनोटॉर को बस कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिरा देता है। सिल्वर फिर इंपीरियल कैपिटल की तरफ वापस लौटता है और सीधे एडवेंचरर गिल्ड के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह काउंटर पर मिनोटॉर का सींग पटकता है, अंदर मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह शॉक में रह जाता है, क्योंकि यह इस बात का पक्का सबूत था कि उसने उस खूंखार जानवर को बिल्कुल अकेले मार गिराया है। रिसेप्शनिस्ट खुशी खुशी सिल्वर को उसका बाउंटी रिवॉर्ड देती है और उसे बताती है कि वह कितनी खुश है कि पूरे राज्य के केवल 5 एसएस रैंक एडवेंचरर्स में से एक उनकी इस ब्रांच में मौजूद है। सिल्वर बस रिसेप्शनिस्ट से इतना कहता है कि अगली बार जब भी कोई मुश्किल टास्क आए तो उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाए, और इसके बाद वह काउंटर पर कुछ सिक्के उछाल देता है ताकि वह और आसपास खड़े बाकी एडवेंचरर्स जाकर अपने लिए ड्रिंक ले सके। इसके बाद आर्नोल्ड अपना मास्क उतारता है, एक मैजिक पोर्टल खोलता है और सीधे रॉयल पैलेस वापस लौट जाता है, जहां वह फिर से उसी तथाकथित निकम्मे प्रिंस के रूप में अपनी रोजमर्रा की ड्यूटीज निभा लगता है। आर्नोल्ड को फिर उसके ट्विन ब्रदर लियोनार्ड के साथ एक मीटिंग में देखा जाता है, जहां वे दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि जनरल डोमिनिक इतनी अचानक कैसे मर गया। वे दोनों लगभग पूरी तरह से आश्वस्त हैं किसी ने उसका असैसिनेशन किया है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी यह अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और वे दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि अभी इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वे इस वक्त बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस चुके हैं। आर्नोल्ड लियोनार्ड से कहता है कि उसे अब थ्रोन के लिए एक्टिव होकर लड़ना ही पड़ेगा, वरना वे दोनों बहुत जल्द मारे जाएंगे। लियोनार्ड शुरुआत में इस आइडिया को लेकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब आर्नोल्ड उसे उन सारी मुसीबतों की याद दिलाता है जो उन पर टूट सकती हैं अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो लियोनार्ड आखिरकार उस प्लान पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। आर्नोल्ड लियोनार्ड को बताता है कि उसे सबसे पहला काम अपनी खुद की पर्सनल फोर्स तैयार करने का करना होगा, ताकि कोई भी दुश्मन फिर कभी उन्हें डरा सके। और इस बीच आर्नोल्ड कहता है कि वह खुद राजनीतिक अलायंसेस बनाने पर फोकस करेगा। हालांकि वह यह बात मानता है कि वे अलायंसेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर ताकतवर नोबल फैमिलीज पहले ही 3 मौजूदा फैक्शंस में से किसी एक के साथ जुड़ चुकी हैं। इतनी गंभीर मुसीबतों से निपटते हुए भी आर्नोल्ड को इतना शांत और कंट्रोल में देखकर लियोनार्ड लगने लगता है कि राजा के पद के लिए शायद आर्नोल्ड उससे कहीं ज्यादा एक है। लेकिन आर्नोल्ड उसे यकीन दिलाता है कि वह असल में बिल्कुल भी उस तरह का इंसान नहीं है, और वह तो बस अपनी बाकी की जिंदगी अपनी होने वाली खूबसूरत पत्नी के साथ पूरी शांति और आराम से बिताना चाहता है। इसके अलावा वह समझाता है कि उसे अपने खुद के कुछ खास कारणों की वजह से लियोनार्ड का एम्परर बनना बहुत जरूरी है। बाद में आर्नोल्ड की सिबस के साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, जो उससे पूछता है कि वह सबके सामने यह सच क्यों नहीं बता देता कि वह असल में 5 एसएस रैंक एडवेंचरर्स में से एक है। आर्नोल्ड उसे याद दिलाता है कि नोबिलिटी के बीच एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करना कई सालों से एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, इसलिए ये सच सामने लाने से सिर्फ बेमतलब की दुश्मनी पैदा होगी, जिससे निपटने का वक्त अभी उसके पास बिल्कुल नहीं है। अगर आर्नोल्ड का असली रूप सिल्वर के तौर पर सामने आ गया, तो लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि वह इतने लंबे समय से छुपकर एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जो लियोनार्ड के एम्परर बनने के चांसेस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस चिंता को किनारे रखते हुए आर्नोल्ड फिर सिबस से पूछता है कि क्या कोई ऐसी ड्यूक फैमिली है
जो इस वक्त थ्रोन के लिए हो रहे मुकाबले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। सेबास जवाब देता है कि ऐसी सिर्फ एक ही फैमिली है जिसका नाम क्लानार्ड फैमिली है। आरल समझ जाता है कि उनके इस तरह शांत रहने के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। सेबास समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके इलाके में हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का हमला हुआ है, इसलिए वह फैमिली पॉलिटिक्स की चिंता करने के बजाय उस मुसीबत से निपटने में बहुत ज्यादा उलझी हुई है। आर्नोल्ड सोचता है कि अगर सिल्वर उस खतरनाक मुसीबत से निकलने में क्लानार्ड फैमिली की मदद कर दे तो वे लोग उसके कर्जदार बन जाएंगे। लेकिन सेबास इस प्लान की सलाह नहीं देता क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से आर्नल्ड और सिल्वर के बीच का सीक्रेट कनेक्शन दुनिया के सामने आ सकता है। लेकिन आर्नल्ड को इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसे बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये तय करने के बाद वह अपना एडवेंचरर आउटफिट पहनता है और क्लानार्ड फैमिली के ड्यूक से मिलने जाने की तैयारी करता है। लेकिन उसके निकलने से पहले सिबेस आर्नोल्ड को ड्यूक की बेटी और उसकी बेमिसाल खूबसूरती के बारे में चेतावनी देता है और उससे कहता है कि वह उसकी खूबसूरती में अंधा ना हो जाए। आर्नोल्ड बस सेबास को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वह ऐसा इंसान नहीं है जो इन सब चीजों में आसानी से बहक जाए। फिर वह अपना मास्क पहनता है और एक पोर्टल खोलता है जो उसे सीधे क्लानार्ड फैमिली की हवेली तक ले जाता है। लेकिन ड्यूक का एक बेटा उसे बस एक नजर देखता है और यह मानने से साफ इनकार कर देता है कि वह असली सिल्वर है। सिल्वर सबूत के तौर पर अपना गिल्ड कार्ड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेटा उससे कहता है कि यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे तुरंत वहां से निकल जाने का ऑर्डर देता है। सिल्वर वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उससे पहले उसकी नजर एक पल के लिए ड्यूक की बेटी पर पड़ती है और वह अपने मन में ये बात मान लेता है कि वह सच में उतनी ही खूबसूरत है जितना हर कोई कहता है। आर्नल्ड वापस घर लौटता है और सेबास इस बात से हैरान रह जाता है कि वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। आर्नल्ड उसे पूरी बात बताता है कि वहां क्या हुआ था और कहता है कि वह एक बार फिर से उस हवेली में जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस बार सिल्वर के रूप में नहीं बल्कि प्रिंस आर्नल्ड के रूप में जाएगा ताकि ड्यूक को मजबूरी में उसकी बात सुननी ही पड़े। 5 दिन बाद आर्नल्ड क्लानार्ड हवेली पहुंचता है और ड्यूक के साथ अकेले में एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करता है। आम औपचारिक बातों के बाद आर्नल्ड सीधा मुद्दे पर आता है और ड्यूक से कहता है कि उसे उस मॉन्स्टर की मुसीबत के बारे में सब कुछ पता है जो इस वक्त उसके इलाके में तबाही मचा रहा है। आर्नल्ड समझाता है कि ठीक इसी वजह से उसने लियोनार्ड के जरिए लेजेंडरी एसएस रैंक एडवेंचरर सिल्वर को उस मुसीबत को खत्म करने के लिए भेजा था। लेकिन इसके बावजूद आर्नल्ड ड्यूक से कहता है कि उसने थ्रोन की इस रेस में उनका साथ देकर उस एहसान को चुकाने से साफ इनकार कर दिया। ड्यूक कसम खाकर कहता है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सिल्वर कभी उसकी हवेली पर आया भी था और वह आर्नल्ड से माफी मांगते हुए वादा करता है कि वह खुद इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। जैसे ही ड्यूक कमरे से बाहर जाता है, आर्नल्ड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक हुआ है। इस हवेली के किसी सदस्य ने सिल्वर को भगाया था और यही बात ड्यूक को उनके कर्ज के बोझ तले और ज्यादा दबा देगी। आर्नल्ड ये बात मानता है कि ये एक बहुत ही गंदा और मैनिपुलेटिव खेल था, लेकिन सच कहें तो उसे अपनी इज्जत थोड़ी गंदी करने में कोई परेशानी नहीं है अगर उससे लियोनार्ड के जीतने चांसेस को कोई बड़ा फायदा मिलता हो। लगभग 10 मिनट बाद ड्यूक वापस कमरे में आता है, लेकिन इस बार वह अपने बेटे को भी साथ लाता है और आर्नल्ड से बहुत ज्यादा माफी मांगते हुए समझाता है कि असल में इसी बेटे ने सिल्वर को पहले यहाँ से भगाया था। वह बेटा बहस करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे किसी भी तरह से ये पता नहीं चल सकता था कि असली सिल्वर कभी उनकी हवेली पर आएगा, लेकिन ड्यूक उसे चुप रहने को कहता है और मामला पहले से ज्यादा बिगाड़ने से रोकता है। फिर ड्यूक अपने एक बेटे को औपचारिक माफी के तौर पर आर्नल्ड को सौंपने की कोशिश करता है, लेकिन आर्नल्ड सीधा मुंह पर मना कर देता है और कहता है कि उसे उसकी या उसकी किसी निकम्मे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। वह कहता है कि सच्ची माफी सिर्फ वही मानी जाएगी जिसकी उसके और उसके भाई लियोनार्ड की नजरों में कोई असली कीमत हो। ठीक उसी वक्त ड्यूक की बेटी फिन अचानक कहीं से आगे आती है और माफी के तौर पर खुद को सौंपने की बात कहती है। वह समझाती है कि जब सिल्वर को यहाँ से निकाला गया था तब वह भी वहीं मौजूद थी, इसलिए वह खुद को भी बाकी सबके बराबर ही गुनहगार मानती है। ये देखकर कि वह फैमिली अपनी गलती सुधारने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, सेबास आर्नल्ड को सलाह देता है कि वह इस एक बार पूरे मामले को नजरअंदाज कर दे। आर्नल्ड शुरुआत में इसे ऐसे ही जाने देने से हिचकिचाता है क्योंकि ऐसा करने से उनके परिवार की इस बेइज्जती का कोई अंजाम नहीं निकलेगा, लेकिन जब सेबास उसे याद दिलाता है कि उन्हें कड़ी सजा देना कुछ ऐसा है जो लियोनार्ड कभी नहीं करता और उस रेपुटेशन के खिलाफ जाना उसके रुतबे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आर्नल्ड अपना फैसला बदल लेता है। इसके बजाय वह ड्यूक से कहता है कि वह तुरंत किसी को सिल्वर की तलाश में भेजे और कहता है कि वह खुद इस मामले पर सिल्वर से सीधे बात करेगा। कुछ घंटों के बाद आर्नल्ड और फिन किसी तरह खुद को सिल्वर के सामने खड़ा पाते हैं, जो उन्हें साफ साफ बता देता है कि 5 दिन पहले हवेली से निकाले जाने पर वह अभी भी कितना ज्यादा गुस्से में है। हालांकि सिल्वर ये मान लेता है कि वह अभी भी उस एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट को करने के लिए तैयार है, लेकिन वह पहले आर्नल्ड से पूछता है कि क्या उसने कोई ऐसी डील पक्की कर ली है जिससे ड्यूक पूरी मजबूती से उनकी तरफ आ जाए। आर्नल्ड मान लेता है कि उसने अभी तक डील पक्की नहीं की है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा
ये सुनकर सिल्वर आर्नल्ड को एक बार फिर निकम्मा प्रिंस कहकर बुलाता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वह अपने छोटे भाई के मुकाबले कितना नाकाबिल लगता है। आर्नल्ड फिर से सिल्वर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वह बात मनवाने के लिए सिल्वर के सामने अपना सिर तक झुका लेता है, जिससे फिन पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि शाही परिवार के किसी भी सदस्य का किसी ऐसे इंसान के सामने सिर झुकाना जो नोबल भी नहीं है बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये देखकर कि आर्नल्ड कितनी आसानी से अपना सारा गुरूर भूलने को तैयार है, सिल्वर आखिरकार उस मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट को करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वे फिन को याद दिलाता है कि वे सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यूक अपना वादा जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वरना वह क्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेता। जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तब सिबास आर्नोल्ड की बहुत तारीफ करता है कि उसने अपनी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके सिल्वर की इतनी असली दिखने वाली झूठी परछाई बना दी, और वह इस पूरे प्लान को पूरी तरह से जीनियस बताता है। आर्नोल्ड बस इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि सब कुछ अच्छे से काम कर गया, क्योंकि फिन को पूरा यकीन हो चुका है कि उसने जो देखा वो सच में असली था। बाद में वापस घर जाते वक्त रास्ते में फिन आर्नोल्ड को उसकी खातिर सिल्वर के सामने सिर झुकाने के लिए शुक्रिया कहती है। वह मानती है कि उसने शुरुआत में सोचा था कि वह एक बहुत ही घमंडी और अहंकार से भरा हुआ इंसान होगा, लेकिन लगता है कि वह उसके बारे में गलत थी। आर्नोल्ड उस पूरी बात को टालने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है कि उसने यह सब सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए किया था। लेकिन जब वह फिन की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर वह खूबसूरत और प्यारी सी मुस्कान देखता है तो उसे अचानक अपने बचपन की एक पुरानी याद आ जाती है, जब वह अपनी माँ के साथ बैठकर तारों की बारिश देख रहा था। उसी दिन बाद में आर्नोल्ड और सिबास एक साथ पहाड़ पर खड़े होते हैं और सिबास आर्नोल्ड से पूछता है कि क्या अभी फिन की मुस्कान देखकर उसके अंदर वही खुशी फिर से जाग गई है जो वह बचपन में महसूस किया करता था। आर्नोल्ड बस सिबास को इस बारे में चुप रहने को कहता है। इस बातचीत के बाद आर्नोल्ड अचानक देखता है कि उनके चारों तरफ का पूरा रेगिस्तान स्लाइम से पूरी तरह भरा पड़ा है। सिबास समझाता है कि हाल ही में एक और एडवेंचर पार्टी को ठीक इसी इलाके को संभालने के लिए भेजा गया था और वे लोग साफ तौर पर इस मुसीबत से निपटने में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। आर्नोल्ड को पहले ही समझ आ जाता है कि यहाँ इतने सारे स्लाइम्स इसलिए हैं क्योंकि मदर स्लाइम लगातार और भी स्लाइम्स को पैदा कर रही है, जिसका मतलब है कि यह झुंड कभी रुकने वाला नहीं है जब तक कि कोई जाकर उस जड़ को ही खत्म ना कर दे। आर्नोल्ड तुरंत सिल्वर के रूप में बदल जाता है और उस एडवेंचरर पार्टी से मिलने चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उनके नेता एबिल नाम के एक आदमी से करवाई जाती है। पार्टी के सदस्य तुरंत सिल्वर को उन गिने चुने और मशहूर SS रैंक एडवेंचरर्स में से एक के तौर पर पहचान लेते हैं। सिल्वर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें आधिकारिक तौर पर इस खास मुसीबत को संभालने का काम दिया गया है, और पार्टी का एक सदस्य आगे बढ़कर समझाता है कि वे बस उस मदर स्लाइम पर कोई भी जानलेवा हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस काम को पूरा करने के लिए जितनी ताकत चाहिए वो उनके पास बिल्कुल नहीं है और इसीलिए वे लगातार पीछे हट रहे हैं। सिल्वर खुद उस क्वेस्ट को पूरा करने का ऑफर देता है, लेकिन वह साफ महसूस कर सकता है कि एबिल की पार्टी हिचकिचा रही है, क्योंकि वे इस मामले को पूरी तरह खुद ही संभालना चाहते हैं। लेकिन सिल्वर उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे इसी रास्ते पर अड़े रहे तो वह सीधा एडवेंचरर गिल्ड में जाकर इस मामले की रिपोर्ट कर देगा और इसे एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट के तौर पर लिस्ट करवा देगा, जिससे उसे वैसे भी ये क्वेस्ट अपने हाथ में लेने की इजाजत मिल जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि उसे इस काम से दूर रखने की उनकी हर कोशिश पूरी तरह बेकार होगी। एबिल सिल्वर की बात में छिपी सच्चाई को समझ जाता है और उसे खुद मदर स्लाइम को खत्म करने की इजाजत दे रहा है। सिल्वर एबिल की तारीफ करता है कि उसने लालच को अपनी समझदारी पर हावी नहीं होने दिया, और फिर वह खुद उस स्लाइम की मुसीबत का काम तमाम करने के लिए वहां से चल पड़ता है। सिल्वर अपना बहुत ही ताकतवर एंशिएंट मैजिक कास्ट करना शुरू करता है और एक ही बेहद खतरनाक वार में मदर स्लाइम के साथ साथ हर एक स्लाइम को जड़ से मिटा देता है। एबल और उसकी पार्टी के बाकी सभी लोग जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल होते देखकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई इसके बारे में उससे कुछ पूछने का सोच भी पाता, सिल्वर बस एक पोर्टल खोलता है और उस जगह से पूरी तरह गायब हो जाता है। सिल्वर आखिरकार वापस अपने घर पहुंचता है और अपना मास्क उतार देता है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि फिन उस पूरे वक्त वहां सदमे में खड़ी थी, जिसका मतलब है कि उसकी वह सीक्रेट आइडेंटिटी अब कोई सीक्रेट नहीं रह गई है। आर्नल्ड फिन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वह आखिर यहाँ कर क्या रही है। फिन समझाती है कि उसने खुद कुछ स्नैक्स बनाए थे और वह बस उन्हें उसके खाने के लिए यहाँ लेकर आ चाहती थी। वह आर्नल्ड से ये भी कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मशहूर S रैंक एडवेंचरर सिल्वर होने का ये राज किसी को भी बताने का उसका कोई इरादा नहीं है। आर्नल्ड उसे याद दिलाता है कि उसने असल में अभी कुछ ही देर पहले ये राज काफी जोर से बोल दिया था। हालांकि वह बताता है कि ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कमरे के चारों तरफ एक साउंड प्रूफ बैरियर लगा दिया है। उस बैरियर की वजह से कमरे के बाहर खड़ा कोई भी इंसान उनकी एक भी बात नहीं सुन सकता, इसलिए उसका राज अभी भी
पूरी तरह महफूज है। आर्नोल्ड इस बात से हैरान है कि फिन इस पूरी स्थिति को इतनी आम बात की तरह कैसे ले रही है। वह उससे पूछता है कि उसे जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा कि अब जब वह उसका सबसे बड़ा राज जान गई है तो वह ताकत के जोर पर उसे हमेशा के लिए चुप करा सकता है। फिन बस मुस्कुराती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। वह समझाती है कि उसे पता है कि आर्नल्ड उस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं है जो कभी ऐसा कुछ करेगा, और यह ख्याल कभी उसके दिमाग में आया तक नहीं, क्योंकि वह उस पर पूरा भरोसा करती है। जब फिन इस बारे में थोड़ा और सोचती है तो उसे समझ आता है कि आर्नल्ड ने इतने लंबे समय से इतनी सारी मुश्किलें आखिर क्यों उठाई हैं। वह सिल्वर की एक झूठी परछाई के साथ मीटिंग तय करने की हद तक गया और उसने खुद को निकम्मा प्रिंस तक कहा, और ये सब सिर्फ प्रिंस लेनॉर्ड की मदद करने के लिए किया गया था। इस बात का एहसास होने से आर्नल्ड के लिए उसका नजरिया और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और यह बात उसे और भी ज्यादा यकीन दिला देती है कि आर्नल्ड सच में एक बहुत ही दयालु और सच्चे सम्मान के लायक इंसान है जो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखता है। आर्नोल्ड फिन को बताता है कि ये कभी भी कोई परेशानी की बात नहीं रही, क्योंकि आज तक केवल सिबास ही वह इकलौता इंसान था जिसे ये पता था कि वह असल में सिल्वर है। सिबास हमेशा से ही बेहद भरोसेमंद रहा है और उसने कभी कोई राज बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए आर्नोल्ड को कभी अपनी पहचान सामने आने का डर नहीं सताया। अब जब फिन भी ये सच जानती है तो आर्नोल्ड बहुत गंभीरता से उससे कहता है कि वह यह बात किसी भी जिंदा इंसान को ना बताए। फिन बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है और सच्चे दिल से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका राज ही रखेगी। उसी रात बाद में एबेल और उसकी पार्टी के बाकी लोग ड्यूक से मिलकर उस मिशन की पूरी रिपोर्ट देते हैं जिसे उन्होंने हाल ही में पूरा किया है। ध्यान से सुनने के बाद ड्यूक उनकी कामयाबी के लिए उनकी तारीफ करता है और मिशन में की गई उनकी सारी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। वह उनसे माफी भी मांगता है क्योंकि उसे पता है कि यह काम उन लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल और परेशानी भरा हो गया था। जब वह अपनी बात खत्म करता है तो ड्यूक अपने एक नौकर को पैसों से भरी एक छोटी थैली लाने का ऑर्डर देता है। वह समझाता है कि यह पैसा उस बाउंटी का हिस्सा नहीं है जिसका उनसे वादा किया गया था, बल्कि यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनाम है, ये दिखाने के लिए कि वे उनके किए गए हर काम के लिए कितने ज्यादा शुक्रगुजार हैं। एबेल बहुत ही अदब के साथ पैसों की वह थैली लेने से इनकार कर देता है और ड्यूक से कहता है कि उन्हें शुरुआत में जिस इनाम का वादा किया गया था वह पहले से ही काफी ज्यादा है, इसलिए वह उससे ज्यादा कुछ भी नहीं ले सकता। वह पूरी ईमानदारी से यह भी मान लेता है कि अंत में असल मुसीबत को खत्म करने वाली पार्टी उनकी नहीं थी, इसलिए उसे नहीं लगता कि वे किसी भी एक्स्ट्रा इनाम के हकदार हैं। एबेल को इतनी ईमानदारी और सादगी से बात करते हुए सुनकर आर्नल्ड अपने मन में धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि वह एबेल और उसके साथियों की सच्चाई और सीधेपन की तारीफ के बिना नहीं रह पाता। एबेल और उसकी पार्टी के वहां से जाने के बाद ड्यूक आर्नोल्ड की तरफ मुड़ता है और उसके किए गए हर एक काम के लिए सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन आर्नोल्ड तुरंत ड्यूक से कहता है कि उसे उसकी बजाय प्रिंस लियोनार्ड को शुक्रिया कहना चाहिए। वह समझाता है कि लियोनार्ड ही वो इंसान था जो चाहता था कि ड्यूक सबसे पहले उससे और सिल्वर दोनों से मिले, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट लियोनार्ड को जाना चाहिए, न कि उसे। ये सुनकर ड्यूक औपचारिक तौर पर ऐलान कर देता है कि उसका परिवार अब सिंहासन की इस दौड़ में प्रिंस लियोनार्ड का पूरी तरह साथ देगा। आर्नोल्ड ड्यूक के फैसले को स्वीकार करता है और वे दोनों एक जोरदार हाथ मिलाकर इस अग्रीमेंट पर मुहर लगा देते हैं। जैसे ही आर्नल्ड इस बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि इसका मतलब यह है कि लियोनार्ड ने आखिरकार खुद को सिंहासन की इस लड़ाई में अपनी 2 बहनों और 2 भाइयों के साथ खड़े होने वाली चौथी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित कर लिया है। फिर ड्यूक इस बात की तरफ ध्यान खींचता है कि इस तरक्की के बावजूद लियोनार्ड के फैक्शन में अभी भी लोगों की कमी दिखाई दे रही है। आर्नोल्ड इस बात से सहमत होता है और समझाता है कि ज्यादातर नोबल्स अभी भी किसी का पक्ष न लेने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि वे ये देखना चाहते हैं कि सिंहासन की ये जंग आगे कैसे बढ़ती है। इस वक्त लियोनार्ड को किसी भी और चीज से ज्यादा कुछ ऐसे भरोसेमंद नोबल्स के ग्रुप की जरूरत है जो उसका साथ दे सकें और बाद में उसे कभी धोखा ना दे। ड्यूक आर्नोल्ड से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडियाज हैं, लेकिन इससे पहले कि आर्नोल्ड जवाब दे पाता, ड्यूक खुद ही एक सुझाव देता है। वह कहता है कि आर्नोल्ड को फिन को अपने साथ ले जाना चाहिए। आर्नोल्ड इस प्रस्ताव से पूरी तरह हैरान रह जाता है और पूछता है कि वह इस तरह की बात क्यों चाह रहा है। ड्यूक समझाता है कि फिन लगातार जिद कर रही है कि वह आर्नल्ड का वो कर्ज चुकाना चाहती है जो उन पर बाकी है। आर्नल्ड साफ देख सकता है कि फिन सच में मदद करना चाहती है, और चूंकि ड्यूक भी उसके फैसले का पूरी तरह समर्थन कर रहा है तो वह आखिरकार उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद आर्नल्ड और फिन एक बग्घी में बैठते हैं और रॉयल कैपिटल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, जबकि ड्यूक और फिन का बड़ा भाई बाहर खड़े होकर उन्हें विदा करते हैं। वापस लौटने के सफर के दौरान फिन गौर करती है कि आर्नल्ड कुछ ज्यादा ही खामोश है। वह पूछती है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है, क्योंकि वह थोड़ा उदास लग रहा है। आर्नल्ड मान लेता है कि वह बहुत ज्यादा झुंझलाहट महसूस कर रहा है। वह समझाता है कि इतिहास में सिंहासन की इस जंग ने अनगिनत लोगों की जान ली है और ठीक इसी वजह से वह नहीं चाहता कि फिन इतने खतरनाक खेल में घसीटी जाए। फिन बिल्कुल समझ जाती है कि उसके कहने का क्या मतलब है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसने फिर भी आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह सच में उसकी मदद करना चाहती है, और सारे खतरे जानने के बावजूद
वह अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं रखती। रॉयल कैपिटल लौटने के बाद आर्नल्ड सीधे लियोनार्ड के ऑफिस जाता है ताकि ड्यूक के इलाके में हुई हर एक बात की पूरी रिपोर्ट दे सके। वह समझाता है कि मीटिंग कैसे हुई और लियोनार्ड को बताता है कि ड्यूक ने आधिकारिक तौर पर उनके फैक्शन का साथ देने का फैसला कर लिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिल्वर का इसमें शामिल होना था। फिर भी आर्नल्ड लियोनार्ड को सलाह देता है कि वह अभी से ड्यूक पर पूरी तरह भरोसा ना करे। हालांकि ड्यूक अब उनकी तरफ आ चुका है, लेकिन अभी यह जानना बहुत जल्दबाजी होगी कि उसकी यह वफादारी आगे चलकर मजबूत बनी रहेगी या नहीं। जैसे ही वह अपनी रिपोर्ट खत्म करता है, आर्नल्ड लियोनार्ड को बताता है कि ड्यूक के बच्चों में से एक उसके साथ आया है। बिल्कुल सही समय पर फिन कमरे के अंदर आती है और बहुत ही अदब से अपना परिचय देती है। लियोनार्ड भी जवाब में अपना परिचय देता है और उसे बोलते हुए सुनकर फिन बहुत प्यार से मुस्कुराती है। वह लियोनार्ड से कहती है कि वह आखिरकार उससे मिलकर बहुत खुश है, क्योंकि वह सच में उतना ही दयालु और अच्छा इंसान है जैसा आर्नल्ड हमेशा उसके बारे में बताया करता था। यह सुनकर लियोनार्ड बहुत उत्सुक हो जाता है कि आर्नल्ड अक्सर उसके बारे में बात करता है और वह ठीक ये जानना चाहता है कि उसने क्या कहा था। इसलिए लियोनार्ड बेताबी से उससे सब कुछ बताने को कहता है। फिन खुशी खुशी राजी हो जाती है और वे दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जहां वह वो सारी बातें बताती है जो आर्नल्ड ने उसके बारे में कही थी। कुछ देर सुनने के बाद लियोनार्ड आर्नल्ड की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि अब जब फिन रॉयल कैपिटल आ चुकी है तो वह उसके साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। आर्नल्ड कहता है कि उसका इरादा फिन को एक नेगोशिएटर के तौर पर इस्तेमाल करने का है जब भी उन्हें बाकी नोबल्स के साथ डील करने की जरूरत पड़ेगी। उसने उसे फिलहाल के लिए रॉयल मैंशन नहीं ठहराने का प्लान भी बनाया है। क्लैनार्ड परिवार के किसी सदस्य का वहां रहना ही हर किसी को यह दिखाने के लिए काफी होगा कि लियोनार्ड को अब क्लैनार्ड घराने का पूरा समर्थन मिल चुका है। एक बार जब ये बात पक्की हो जाती है तो आर्नल्ड लियोनार्ड से पूछता है कि क्या कोई और भी नोबल्स हैं जो उनके साथी बनने को तैयार हो सकते हैं। लियोनार्ड कहता है कि यह बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग सभी ताकतवर परिवार पहले ही 3 सबसे मजबूत फैक्शंस में से किसी एक के साथ जुड़ चुके हैं। फिन बहुत कंफ्यूज दिखाई देती है, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये 3 दुश्मन फैक्शंस आखिर कौन है। ये देखकर आर्नल्ड और लियोनार्ड थोड़ा वक्त निकालकर उसे मौजूदा राजनीतिक हालात समझाने लगते हैं। वे राज्य के 3 सबसे ताकतवर नोबल परिवारों के सदस्यों के बारे में बात करते हैं और समझाते हैं कि कैसे उनमें से हर कोई सिंहासन के लिए मुकाबला कर रहा है। आर्नल्ड समझाता है कि वे तीनों महान परिवार अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। हर एक फैक्शन ने राज्य के एक अलग अलग स्तंभ के इर्द गिर्द अपना समर्थन तैयार किया है। एक को मुख्य रूप से ताकतवर सिविल ऑफिशियल्स का समर्थन हासिल है, तो दूसरे को मिलिट्री का साथ मिला हुआ है, जबकि तीसरे ने राज्य के सबसे ताकतवर मैजिशियंस को अपने झंडे तले इकट्ठा कर लिया है। लियोनार्ड अपनी बात जोड़ते हुए कहता है कि कई नोबल्स अब उन 3 फैक्शंस में से किसी एक का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके खुद के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे आसान रास्ता है। लियोनार्ड आगे समझाता है कि ये सब करीब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब उनके बड़े भाई विल्हेम युद्ध में मारे गए थे। अगर विल्हेम जिंदा होते तो सिंहासन का वारिस कौन होगा, इस बात पर कभी कोई जंग ही नहीं होती। यह सुनने के बाद आर्नल्ड बहुत शांति से लियोनार्ड की तरफ देखता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे कहता है कि वह खुद इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि लियोनार्ड ही अगला राजा बने। ठीक तभी मैरी कमरे में आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देती है और लियोनार्ड के लिए एक बहुत ही जरूरी खत लाती है। उसे पढ़ने के बाद लियोनार्ड को पता चलता है कि ड्यूक ज़ायरेट आधिकारिक तौर पर प्रिंसेस ज़ांद्रा के फैक्शन में शामिल हो गए हैं, जबकि ड्यूक पाल्मर ने प्रिंस गॉर्डन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यह खबर सुनकर आर्नल्ड और लियोनार्ड को तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि वे इस दौड़ में कितना ज्यादा पीछे हैं। वे दोनों ड्यूक्स बहुत बड़े मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करते हैं और उनके पास बेहिसाब दौलत की ताकत मौजूद है। पैसे के उस लेवल का मुकाबला करना आसान नहीं होगा और वे जानते हैं कि वे सिर्फ पैसों के दम पर उन संसाधनों की बराबरी नहीं कर सकते। एक पल के लिए इस बारे में सोचने के बाद आर्नल्ड खड़ा होता है और कहता है कि वह एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा है। वह समझाता है कि रॉयल कैपिटल वापस आने के इस लंबे सफर की वजह से उसकी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है और वह किसी भी और चीज की चिंता करने से पहले कुछ देर आराम करना चाहता है। 2 दिन बाद फिन आर्नल्ड से पूछती है कि क्या वह उसे रॉयल कैपिटल घुमाएगा। आर्नल्ड तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि एक साथ बाहर घूमने से बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचेगा। फिन जल्दी से उसे भरोसा दिलाती है कि कोई उसे नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वह भेष बदलने के लिए एक चश्मा पहनने का प्लान बना रही है। आर्नल्ड को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वह उससे कहता है कि सिर्फ चश्मा पहनना उसकी पहचान छिपाने के लिए काफी नहीं है। वह कहता है कि अगर वह पहचाने जाने से बचना चाहती है तो उसे अपना भेष बदलने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके जवाब में फिन एक नीले रंग की हुडेड जैकेट निकालती है और उसे पहन लेती है। उस हुड को उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढंकते हुए देखकर आर्नल्ड मान लेता है कि यह सच में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन विषय है। यह जानकर कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने से बचने के लिए यह काफी होगा,
वह आखिरकार हार मान लेता है और उसे रॉयल कैपिटल घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद वे दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और आर्नल्ड फिन को रॉयल कैपिटल दिखाना शुरू करता है। जैसे ही वे भीड़ भरी सड़कों से गुजरते हैं, फिन इस बात से बहुत हैरान होती है कि आर्नल्ड को उस शहर के बारे में कितना कुछ पता है। जब वह उसे उसके नाम से पुकारती है तो आर्नल्ड जल्दी से उसे अपना नाम लेने के बजाय आरिन कहकर बुलाने को कहता है, क्योंकि उसका असली नाम इस्तेमाल करने से लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा सकता है। फिन खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसे वह निकनेम बहुत पसंद आता है। कुछ देर घूमने के बाद वे लंच के लिए रुकते हैं। फिन अपने चीज सैंडविच का एक बाइट लेती है और कहती है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट चीजों में से एक है जो उसने कभी खाई है। आर्नल्ड समझाता है कि यह बकरी के दूध के पनीर से बना है जो इसे इतना बढ़िया स्वाद देता है। इसके बाद उनका ध्यान पास में खेल रहे बच्चों के एक ग्रुप पर जाता है। उन्हें देखकर आर्नल्ड को अपने बचपन की याद आ जाती है। वह फिन को बताता है कि वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने और एक आम जिंदगी का मजा लेने के लिए छुपकर महल से बाहर निकल जाया करता था। फिन मानती है कि उसे उससे जलन हो रही है क्योंकि बचपन में उसके बहुत ही कम दोस्त थे। आर्नल्ड उससे कहता है कि अब से दोस्त बनना उसके लिए आसान हो जाना चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो उस भरोसे के लायक हो। उनके शांति भरे पल में तब रुकावट आती है जब एक बच्चा गलती से पानी का एक गुब्बारा फेंक देता है जो फिन के टॉप को पूरी तरह भिगो देता है। आर्नल्ड तुरंत उसे पास की कपड़ों की दुकान पर ले जाता है ताकि वह अपने कपड़े बदल सके। चूंकि वह यह तय नहीं कर पाती कि उसे क्या पहनना चाहिए, इसलिए आर्नल्ड उसके लिए एक ड्रेस चुनता है। जब वह उसे पहनकर बाहर आती है तो आर्नल्ड के चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है और दुकान का मालिक भी कहता है कि यह उस पर बहुत ज्यादा जंच रही है। जब पैसे देने का वक्त आता है तो आर्नल्ड कहता है कि सिबास बाद में आकर सारा हिसाब कर देगा। दुकान का मालिक हंसता है और उनसे कहता है कि वे दोनों अपनी बाकी की का पूरा मजा ले। आर्नल्ड और फिन दोनों जल्दी से इस बात से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुकान का मालिक बस मुकराता है। वे दोनों सूरज ढलने तक पूरे शहर को एक्सप्लोर करते रहते हैं। जैसे ही वे वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे लगा एक आखिरी स्टॉल फिन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जब वह उस तरफ देख रही होती है तभी ड्यूक हॉलिसवार्ड्स का सबसे बड़ा बेटा गाइडो आर्नल्ड के पास आता है और उसे निकम्मा प्रिंस कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह उसे नीचा दिखाने के लिए आर्नल्ड के घायल पैर पर अपनी छड़ी से वार तक करता है। फिन तुरंत दौड़कर वहां आती है और पूछती है कि गाइडो आर्नल्ड के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जब वह अपना होठ नीचे करती है तो गाइडो तुरंत पहचान जाता है कि वह कौन है। फिन जल्दी से एक झूठ गढ़ती है और कहती है कि आर्नल्ड असल में प्रिंस लियोनार्ड है, जिसने यह देखने के लिए अपने भाई का भेष बनाया है कि लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आर्नल्ड भी तुरंत अपने बालों को ठीक करके बिल्कुल लियोनार्ड की तरह नाटक करते हुए इस खेल में उसका साथ देता है। ये सोचकर कि उसने प्रिंस लियोनार्ड की बेइज्जती कर दी है, गाइडो अपनी पूरी टोली के साथ जल्दी से वहां से खिसक लेता है। एक बार जब वे फिर से अकेले होते हैं तो आर्नल्ड समझाता है कि हालांकि फिन बस मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाइडो अब पक्का उसके खिलाफ अपने मन में खुन्नस रखेगा और अब उसे यह भी लगने लगा है कि लियोनार्ड कभी कभी आर्नल्ड का भेष बनाकर घूमता है, जिससे उसके खुफिया कामों में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। इसके बावजूद आर्नल्ड फिन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वह जानता है कि उसने जो भी किया वह उसकी भलाई के लिए था। कुछ दिनों बाद आर्नल्ड और लियोनार्ड को उनके पिता यानी किंग के साथ एक फॉर्मल मीटिंग अटेंड करने का अनएक्सपेक्टेड बुलावा आता है। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए आर्नल्ड पूरी तरह श्योर था कि किंग की अनाउंसमेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं होगी। मीटिंग शुरू होती है और महल के अंदर हर इंपीरियल प्रिंस और प्रिंसेस मौजूद होते हैं, जिनमें आर्नल्ड और लियोनार्ड भी शामिल थे। क्योंकि सबको इतने शॉर्ट नोटिस पर लाया गया था, इसलिए पूरा माहौल काफी टेंस था और सब बस इसी इंतजार में थे कि एम्परर उन्हें यहाँ बुलाने का असल कारण बताए। इतनी जल्दी आने के लिए सबका शुक्रिया अदा करने के बाद एम्परर अपनी बात शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी गॉर्डन बहुत इम्पेशेंस के साथ बीच में बोल पड़ता है। वो सीधा पूछता है कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है और खुलेआम कहता है कि अगर ये मीटिंग युद्ध पर जाने के बारे में है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। बैटलफील्ड पर लड़ने के ख्याल से ही गॉर्डन के चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। ये सुनते ही ज़ांद्रा तुरंत गॉर्डन को एक मीट हेड कहकर रोस्ट करती है। वो पॉइंट आउट करती है कि उसे हमेशा हर चीज से पहले बस युद्ध के बारे में ही सोचना होता है। गॉर्डन इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, बल्कि वो बड़े प्राइड के साथ कहता है कि एम्पायर के लिए लड़ने और यहाँ तक कि बैटलफील्ड पर अपनी जान देने में बहुत बड़ा सम्मान है। अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा भी करेगा, क्योंकि उसके लिए अपनी लॉयल्टी साबित करने का इससे बेहतरीन कोई और तरीका नहीं है। इससे पहले कि ये आर्ग्यूमेंट और आगे बढ़ता, एम्परर फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक पुरानी इंपीरियल ट्रेडिशन को वापस लाने का फैसला किया है, जिसे नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट के नाम से जाना जाता है। सिर्फ ये फेस्टिवल ही वापस नहीं आ रहा था, बल्कि इस इवेंट के दौरान सभी इंपीरियल प्रिंसेस और प्रिंसेसेस को एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट भी करना होगा। इस अनाउंसमेंट ने कमरे में मौजूद हर किसी को पूरी तरह शॉक कर दिया। गॉर्डन और ज़ांद्रा कंफ्यूजन में एक दूसरे
की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि एम्पायर आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि एरिक तुरंत उस नाम को रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसे याद आता है कि उसने इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था और वो समझ जाता है कि एम्पायर उस एंशिएंट कंपटीशन की बात कर रहे हैं जहां इंपीरियल गार्ड्स ताकतवर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। इस इवेंट के दौरान विनर वो होता है जो सबसे बड़े और सबसे रेयर मॉन्स्टर को कैप्चर करता है या उसे हराता है। इंपीरियल चांसलर फ्रांस तुरंत एरिक की एक्सप्लेनेशन को कंफर्म करते हैं। वो सबको बताते हैं कि नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट किसी समय एम्पायर की सबसे महान ट्रेडिशंस में से एक हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये सालों के साथ धीरे धीरे गायब हो गया और आखिरकार इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब एम्परर ने फैसला किया है कि समय आ गया है इस फेस्टिवल को फिर से रिवाइव करने का और इसे एक बार फिर से ऑफिशियल इवेंट बनाने का। फ्रांस सबको ये कहकर रियश्योर भी करते हैं कि एडवेंचरस गिल्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर ताकतवर मॉन्स्टर्स नॉर्मली गिल्ड की अथॉरिटी के अंदर ही आते हैं। कुछ प्रिंसेस शायद ये सोच रहे थे कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, इसलिए फ्रांस एक्सप्लेन करते हैं कि वो सारी चिंताएं पहले ही हैंडल कर ली गई हैं, क्योंकि एडवेंचरस गिल्ड ने ऑफिशियली इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए एग्री कर लिया है, जिससे ये कंपटीशन बिना किसी इश्यू के आराम से हो सकेगा। ये सब सुनने के बाद गॉर्डन का इंटरेस्ट तुरंत जाग जाता है। ताकतवर मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाला कंपटीशन उसके लिए एकदम परफेक्ट साउंड कर रहा था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो एम्परर से पूछता है कि फेस्टिवल जीतने वाले को क्या मिलेगा। गॉर्डन तुरंत सजेस्ट करता है कि विनर को क्राउन प्रिंस का टाइटल मिलना चाहिए, लेकिन एम्परर कहते हैं कि वो रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसके बजाय वो अनाउंस करते हैं कि जीतने वाले को एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का टाइटल दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनकर सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते थे कि ये टाइटल कितना ज्यादा वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड है। मीटिंग के बाद लियोनार्ड अपने भाई आर्नल्ड से कहता है कि एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी की पोजीशन के लिए वो एकदम परफेक्ट इंसान रहेगा, लेकिन आर्नोल्ड नहीं लगता कि वो दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और उन्हें मेंटेन करने के केपेबल है, इसलिए वो कहता है कि असल में लियोनार्ड इस काम के लिए बेहतर चॉइस होगा। लियोनार्ड जानता है कि आर्नोल्ड सही कह रहा है, लेकिन अपनी ही फैमिली के खिलाफ कॉम्पीट करने का ख्याल उसे अभी भी सही फील नहीं हो रहा था। फिर भी लियोनार्ड समझता है कि उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए इस कॉम्पिटिशन को जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए वो हिस्सा लेने का फैसला करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर उसे जीतने का कोई चांस चाहिए तो उसे अर्नल्ड और फिन की मदद लगेगी। घर लौटने के बाद अर्नल्ड पूरी सिचुएशन सेबास और फिन को एक्सप्लेन करता है। फिन कहती है कि ये लियोनार्ड के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और अर्नल्ड भी इस बात से एग्री करता है, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि अगर जांद्रा या एरिक जैसा कोई ये टाइटल जीत जाता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। उन्हें एक मैसिव एडवांटेज मिल जाएगा और वो बड़ी आसानी से लियोनार्ड को थ्रोन की रेस से बाहर निकाल सकते हैं। अर्नोल्ड और सेबास कुछ समय लगाकर किसी सोल्यूशन के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। जब वो अलग अलग आइडियाज डिस्कस कर रहे थे तभी फिन अचानक कहती है कि उसके पास अपना खुद का एक आइडिया है। वो अर्नल्ड से कहती है कि उसे बस इतना करना है कि वो खुद कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीत ले, लेकिन अर्नोल्ड और सेबास तुरंत उसे बताते हैं कि ये एक बहुत ही टेरिबल आइडिया है। अर्नोल्ड को अभी भी ये नाटक करते रहना था कि वो कमजोर और नाकाबिल है। अगर वो अचानक अपनी असली एबिलिटीज दिखाने लगेगा तो सबको शक हो जाएगा, क्योंकि ये उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग लगेगा। अर्नोल्ड मानता है कि उसके आइडिया के सक्सेस होने का चांस सबसे ज्यादा है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि ऐसा करने से उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भी रिवील हो जाएगा। एक बार वो राज खुल गया तो लियोनार्ड वो एडवांटेज खो देगा जिसे वो इतनी मेहनत से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके लिए थ्रोन हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अर्नल्ड फिर ये सोचने लगता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले बाकी प्रिंसेस और प्रिंसेसेस क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि वो जीतने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए समय से पहले ही रेयर मॉन्स्टर्स को हंटिंग एरिया में ल्योर कर सकते हैं। ये सुनकर अर्नल्ड रियलाइज करता है कि वो सिल्वर का भेष बदलकर मॉन्स्टर्स को ईस्टर्न रीजन की तरफ ड्राइव करके कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। हालांकि फिन तुरंत उसे बताती है कि ये एक बहुत ही टेरिबल आइडिया है। अर्नोल्ड जल्दी से एग्री कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से ईस्टर्न रीजन में रहने वाले मासूम लोगों पर सिर्फ तबाही आएगी। अर्नोल्ड फिर कहता है कि वो इस बात की तारीफ करता है कि फिन हमेशा सही काम करना चुनती है, फिर चाहे गलत काम करने से उसका खुद का ही फायदा क्यों ना हो रहा हो। लेकिन फिन उसकी बात का पूरी तरह से गलत मतलब निकाल लेती है और सोचने लगती है कि अर्नोल्ड उसे अपना प्यार कन्फेस कर रहा है। अपनी इस सोच से इतनी ज्यादा खुश होकर वो खुशी खुशी उसे एक और कप चाय लाकर देने के लिए दौड़ पड़ती है। फिन के कमरे से जाने के बाद सेबास अर्नोल्ड को बताता है कि एडवेंचरर गिल्ड काफी समय से सिल्वर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन अर्नोल्ड अपने सिल्वर वाले भेष में बदलता है और गिल्ड की तरफ निकलता है। जैसे ही वो पहुंचता है, रिसेप्शनिस्ट उसे एक म्यूटेंट सर्बरस पर रखे गए ए रैंक बाउंटी के बारे में बताती है। कई दूसरी ए रैंक एडवेंचरर पार्टीज पहले ही हार चुकी थी, इसलिए गिल्ड अब सिल्वर पर भरोसा कर रही थी, क्योंकि वो ही इकलौता एस रैंक एडवेंचरर अवेलेबल था। सिल्वर तुरंत उस म्यूटेंट सर्बरस का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। फाइट को जल्दी खत्म करने के इरादे से वो मॉन्स्टर पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन वो सर्बरस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा टफ निकलता है और उस अटैक के बाद भी बच जाता है। ये रियलाइज करते हुए कि वो अब खुद को होल्ड बैक नहीं कर सकता, सिल्वर हवा में बहुत ऊपर कूदता है और अपनी एनर्जी असेंशन स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक में मारा जाता है। बैटल के बाद सिल्वर उस मॉन्स्टर का कोर कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी वक्त 3rd रेजिमेंट की कमांडिंग ऑफिसर एल्ना घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचती है और पूछती है कि क्या वो ही है जिसने म्यूटेंट सर्बरस को हराया है। सिल्वर कंफर्म करता है कि वो उसी ने किया है और फिर बहुत सार्कास्टिक तरीके से पूछता है कि क्या वो इतनी अंधी है जो खुद ये देख नहीं सकती। ये कमेंट साफ तौर पर एल्ना को ऑफेंड कर देता है। उससे बदला लेने की कोशिश में एल्ना कोई भी ऐसा बहाना ढूंढने लगती है जिससे वो सिल्वर पर उसकी नोबल फैमिली की बेइज्जती करने का इल्जाम लगा सके, लेकिन सिल्वर पूरी सिचुएशन
सिचुएशन को पलट देता है और उसे याद दिलाता है कि असल में वो एडवेंचरर्स गिल्ड की बेइज्जती कर रही है। वो पॉइंट आउट करता है कि उसका यहाँ इतनी दूर आने का इकलौता मकसद यही था कि अगर गिल्ड ने उस सरबरस को नहीं मारा होता तो वो खुद उसे हराने का प्लान बनाकर आई थी। ये महसूस करते हुए कि सिल्वर की बात में दम है, एलना का वाइस कमांडर जल्दी से उसे पीछे हटने की सलाह देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर गिल्ड ने ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी तो बीच में दखल देने के लिए असल में गलती उनकी ही मानी जाएगी। वो एलना को यह भी याद दिलाता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके राजधानी वापस लौटना है। वहां से जाने से पहले यह साफ नजर आ रहा था कि एलना के मन में सिल्वर के लिए एक पर्सनल दुश्मनी पैदा हो गई है। उसके जाने के बाद सिल्वर खुद ये मानता है कि उसकी बेइज्जती करने में असल में उसे काफी सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। फिर भी उसे यह रियलाइज होता है कि उसके जैसे किसी इंसान को अपना दुश्मन बनाना शायद कोई बहुत समझदारी वाला फैसला नहीं था। कुछ दिनों बाद आर्नोल्ड और सेबास उस नए इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं जिसे किंग उनकी फोर्सेस को मजबूत करने के लिए भेज रहे थे। आर्नोल्ड मन ही मन दुआ कर रहा था कि वो इंसान एलना ना हो, लेकिन सेबास उसे याद दिलाता है कि एलना किंगडम के सबसे टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग नाइट्स में से एक है, इसलिए वो सच में किसी और ज्यादा काबिल इंसान की उम्मीद नहीं कर सकते थे। आर्नोल्ड मानता है कि वो हाईली स्किल्ड है, लेकिन वो कबूल करता है कि वो बस उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो दोनों बच्चे थे तब एलना उसे बहुत परेशान किया करती थी और आर्नोल्ड वो बात अभी तक भूला नहीं है। आर्नोल्ड पूरी तरह से शॉक रह जाता है जब एलना अचानक उसके ऑफिस में आती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि आने वाले कंपटीशन में उसे सपोर्ट करने के लिए जो रेजिमेंट असाइन की गई है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की रेजिमेंट है। ये सुनते ही आर्नोल्ड तुरंत मना कर देता है। वो आखिरी इंसान जिसे वो अपने साथ चाहता है वो एलना ही है, लेकिन एलना का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। वो बहुत बोल्डनेस के साथ उसे बताती है कि वो ये मेक श्योर करेगी कि वो कंपटीशन जीते और उसे इंसिपिड प्रिंस बुलाने वालों को गलत साबित कर दे। बदकिस्मती से उसके लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आर्नोल्ड बिल्कुल नहीं चाहता। उसका पूरा प्लान अननोटिस्ड रहने और एक कमजोर और यूजलेस प्रिंस की तरह नाटक करते रहने पर डिपेंड करता है। अगर उसे अचानक तारीफ मिलने लगी तो सारा अटेंशन उसी पर आ जाएगा जो कि वो शुरू से ही अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। आर्नोल्ड की सारी शिकायतों को इग्नोर करते हुए एल्ला बिना कोई टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर देती है। वो उसे बाहर खींच ले जाती है और तुरंत उससे बहुत ही ब्रूटल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की एक सीरीज करवाना शुरू कर देती है और चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो वो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती। अगली सुबह उसकी पीठ में बहुत ज्यादा मसल पेन हो रहा था और उसके शरीर का हर एक हिस्सा दर्द से करा रहा था। जब फिन प्यार से उसकी पीठ की मालिश करती है तो आर्नोल्ड दर्द से कराहता है और उससे थोड़ा और केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे सब जगह दर्द हो रहा है। फिन खुद को कंफ्यूज महसूस करने से रोक नहीं पाती क्योंकि आर्नोल्ड चुपके से लेजेंडरी एस रैंक एडवेंचरर सिल्वर है। उसने उम्मीद की थी कि वो बिना किसी परेशानी के एल्ना की ट्रेनिंग आराम से पार करेगा, लेकिन सेबास उसे एक्सप्लेन करता है कि आर्नोल्ड की ताकत उसके शरीर से नहीं आती। असल में फिजिकल एबिलिटी के मामले में वो एक एवरेज इंसान से भी ज्यादा कमजोर है। उसकी लगभग सारी ताकत उसकी एंशिएंट मैजिक की मास्टरी से आती है। बिना उस मैजिक के आर्नोल्ड किसी लड़ाई में एक आम कमजोर इंसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये सुनने के बाद आर्नोल्ड को रियलाइज होता है कि एल्ना से ट्रेनिंग लेने का सच में कोई एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट के रूप में जानी जाती है। इसलिए अगर वो कंपटीशन जीत जाता है तो हर कोई बस यही मान लेगा कि ऐसा उसकी खुद की एबिलिटीज की बजाय एल्ना की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। फिन जल्दी से समझ जाती है कि आर्नोल्ड क्या सोच रहा है। अगर सब लोग एल्ना को सारा क्रेडिट देंगे तो आर्नोल्ड कंपटीशन के दौरान अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को एक्सपोज किए बिना अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। यह रियलाइज करने के बाद आर्नोल्ड फाइनली कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उनके पास जीतने का एक रियल चांस है। फिर भी आर्नोल्ड अभी भी यही मानता है कि लेनार्ड उसके मुकाबले कहीं बेहतर एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा, लेकिन सेबास आर्नोल्ड के इस बहाने को आसानी से समझ जाता है। वो पॉइंट आउट करता है कि आर्नोल्ड सिर्फ लेनार्ड के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो असल में उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से बचने की भी कोशिश कर रहा है जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के साथ आती है। कुछ ही देर बाद एल्ना आर्नोल्ड की चोटों के लिए कुछ दवा लेकर वापस आती है, लेकिन आर्नोल्ड उससे कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फिन ने पहले ही उसका इलाज कर दिया है। क्योंकि दोनों औरतें पहली बार मिल रही थीं, इसलिए एल्ना और फिन पोलाइटली खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं और एक दूसरे का अभिवादन करती हैं। हालांकि ये इंट्रोडक्शन बहुत देर तक नहीं चलता क्योंकि एल्ना तुरंत आर्नोल्ड को फिर से पकड़ लेती है और उसे ट्रेनिंग के एक और राउंड के लिए वापस बाहर खींच ले जाती है। ये सेशन पहले वाले से भी ज्यादा टफ था और आर्नोल्ड को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फाइनली अंदर वापस आने के बाद आर्नोल्ड धीरे धीरे मैंशन में चलता है। ऐसा लग रहा था कि वो बस गिरने ही वाला है, लेकिन सीधा बिस्तर पर जाने के बजाय वो चुपके से अपना एंशिएंट मैजिक एक्टिवेट करता है। अचानक एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो एक सीक्रेट पाथ को रिवील करता है, जो एस्टेट के बहुत नीचे एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी तक जाता है। अंदर उसके दादाजी होते हैं जो अभी भी एंशिएंट मैजिक की स्टडी करने में बिजी हैं। एंशिएंट मैजिक पर बूढ़े आदमी के रिसर्च ने आखिरकार उन्हें एक भयानक किस्मत तक पहुंचा दिया। अपनी स्टडीज के दौरान एक बहुत ही पावरफुल डीमन ने उन पर कब्जा कर लिया और नतीजतन उनकी आत्मा एक किताब के अंदर कैद हो गई। लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद उन्होंने कभी मैजिक की स्टडी करना नहीं छोड़ा। भले ही उनकी आत्मा कैद थी, उन्होंने एंशिएंट मैजिक के बारे में जितना हो सके उतना रिसर्च करना और सीखना जारी रखा। जिस डीमन ने उस बूढ़े आदमी के शरीर पर कब्जा किया था वो एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। इसी वजह से आज की रॉयल फैमिली ने आखिरकार ये तय किया कि एंशिएंट मैजिक इतना
ज्यादा खतरनाक है कि इसे अलाउड नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और यही सबसे बड़ी वजह है कि आर्नल्ड को अब एंशिएंट मैजिक की अपनी नॉलेज को एक सीक्रेट रखना पड़ता है। लेकिन आर्नल्ड के दादाजी उससे कहते हैं कि वो उनकी सिचुएशन को इतने नेगेटिव तरीके से ना देखें। वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वो किताब के अंदर कैद नहीं होते तो शायद उन्हें एंशिएंट मैजिक को इतनी गहराई से स्टडी करने का मौका कभी नहीं मिल पाता। एक अजीब तरीके से कैद होने की वजह से ही उन्हें वो नॉलेज डिस्कवर करने का मौका मिला जो शायद वो कभी हासिल नहीं कर पाते। एंशिएंट मैजिक के बारे में बात करने के बाद आर्नल्ड टॉपिक चेंज कर देता है और लियोनार्ड के थ्रोन इनहेरिट करने के चांसेस के बारे में पूछता है। आर्नल्ड जानना चाहता है कि उसके दादाजी लियोनार्ड की करंट सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनके पास कोई एडवाइस है जो कंपटीशन के दौरान उसकी मदद कर सके। हालांकि उसके दादाजी इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं लगते। वो बस आर्नल्ड से कहते हैं कि वो चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें क्योंकि थ्रोन नेचुरली उसी इंसान की तरफ खींचा चला जाएगा जो किंगडम पर राज करने के सच में काबिल होगा। उनकी नजरों में जिसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटी होगी वो आखिरकार सबसे ऊपर पहुंच ही जाएगा। फिर भी आर्नल्ड के दादाजी उसे वार्न करते हैं कि लियोनार्ड को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वो बताते हैं कि लियोनार्ड के खुद के भाई बहन उसे असैसिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उसे कंपटीशन से हटाने से वो थ्रोन के और करीब आ जाएंगे। वो फिर लियोनार्ड की सिचुएशन को उस घटना से कंपेयर करते हैं जो उसके बड़े भाई विल्हेम के साथ हुई थी। आर्नोल्ड तुरंत इस बात से डिसएग्री करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि विल्हेम को असैसिनेट नहीं किया गया था बल्कि वो बैटलफील्ड पर लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन उसके दादाजी को वो एक्सप्लेनेशन कुछ खास समझ नहीं आती। वो पॉइंट आउट करते हैं कि विल्हेम थ्रोन इनहेरिट करने वाले लीडिंग कैंडिडेट्स में से एक था। उसकी पोजीशन की वजह से एम्परर उसे कभी जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में नहीं डालते जहां वो बैटलफील्ड पर आसानी से मारा जा सके। ये बात आर्नल्ड के दादाजी को इस बारे में सस्पिशियस बना देती है कि असल में वहां क्या हुआ था। उनकी थियरी ये है कि हो सकता है एम्परर खुद विल्हेम की असैसिनेशन में शामिल हो। जिस तरह से उस इंसिडेंट को इतनी परफेक्टली कवर अप किया गया था वो उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान होना चाहिए। आर्नल्ड आखिरकार उस सब्जेक्ट से आगे बढ़ने का फैसला करता है और अपने दादाजी से एक और सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या ऐसा कोई मैजिक है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सके। आर्नल्ड इसलिए पूछता है क्योंकि उसने नोटिस किया है कि राजधानी के आसपास मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। इससे उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कोई चुपके से उन्हें कंट्रोल कर रहा है और उन्हें उस इलाके में भेज रहा है। उसके दादाजी कंफर्म करते हैं कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाला मैजिक असल में एग्जिस्ट करता है। हालांकि वो कहते हैं कि आर्नल्ड की थियरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि कुछ मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना पॉसिबल है लेकिन एक ही समय में इतने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई मैजिक नोन नहीं है। लेकिन आर्नल्ड के दादाजी अचानक रिवील करते हैं कि असल में एक मैजिकल डिवाइस है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। वो आर्नल्ड को एक अजीब सा डिवाइस दिखाते हैं जिसे हैमलिन कहा जाता है। वो डिवाइस पहली नजर में हार्मलेस लगता है लेकिन उसकी एबिलिटी बहुत पावरफुल है। एक बार जब कोई उसमें फूंक मारता है तो हैमलिन खास साउंड वेव्स रिलीज करता है जो आसपास के मॉन्स्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उन्हें इस्तेमाल करने वाले के कंट्रोल में ला सकता है। उस डिवाइस को देखने के बाद आर्नल्ड तुरंत समझ जाता है कि राजधानी के आसपास क्या हो रहा होगा। उसे यकीन हो जाता है कि कोई मॉन्स्टर्स को उस इलाके की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हैमलिन का इस्तेमाल कर रहा है। इससे आर्नल्ड आने वाले नाइट फेस्टिवल और उसके मशहूर हंटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में सोचने लगता है। नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट शुरू होने ही वाला है और इस साल का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीतने वाले को एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का प्रेस्टिजियस टाइटल मिलेगा। ये पोजीशन कितनी वैल्यूएबल है ये सोचकर आर्नल्ड जानता है कि वो और लियोनार्ड इस कॉम्पिटिशन को हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो चाहते हैं कि लियोनार्ड के पास थ्रोन इनहेरिट करने का कोई रियल चांस हो तो उनके पास जीतने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आर्नल्ड को अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निपटना है। अगर कोई मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने और अट्रैक्ट करने के लिए हैमलिन का इस्तेमाल कर रहा है तो आर्नल्ड को ये पता लगाना होगा कि फेस्टिवल शुरू होने से पहले इसे कैसे रोका जाए। वो अपने दादाजी से पूछता है कि हैमलिन को मॉन्स्टर्स पर असर करने से रोकने के लिए क्या करना होगा। उसके दादाजी एक्सप्लेन करते हैं कि इसे रोकने का इकलौता तरीका खुद उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना है। जब तक हैमलिन सही सलामत रहेगा वो साउंड वेव्स रिलीज करता रहेगा जो मॉन्स्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें उस इलाके की तरफ खींच सकते हैं। ये बात आर्नल्ड को कुछ अजीब चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे और उसके दादाजी को याद आता है कि नाइट फेस्टिवल के अनाउंस होने से काफी पहले ही राजधानी के आसपास मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे थे। इसका मतलब ये है कि अचानक मॉन्स्टर्स का आना सिर्फ फेस्टिवल की वजह से नहीं हो सकता। आर्नल्ड को रियलाइज होता है कि कोई कंपटीशन के बारे में किसी को भी पता चलने से काफी पहले से ही मॉन्स्टर्स के साथ कुछ प्लान कर रहा होगा। खासकर एम्परर के पास राजधानी में इतने सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने का कोई और कारण भी हो सकता है। ये फेस्टिवल उनके दिमाग में जो भी प्लान है उसके लिए सिर्फ एक कन्वीनियंट बहाना हो सकता है। इन सारे ख्यालों के साथ आर्नल्ड आखिरकार अपने दादाजी के पास से चला जाता है और हॉल से होते हुए वापस जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो चल रहा होता है आर्नल्ड को अचानक कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा है। आगे चलने के बजाय आर्नल्ड हॉलवे के बीच में रुक जाता है। वो पीछे मुड़ता है और बहुत कामनेस के साथ अपने पीछे छिपे उस इंसान से बाहर आने और खुद को रिवील करने के लिए कहता है। आखिरकार एक मर्सनरी अंधेरे से बाहर आता है। वो तुरंत एक चाकू निकाल लेता है जिससे उसके इरादे साफ हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि उसका आर्नल्ड को मारने का कोई इरादा नहीं है। उसका मकसद बहुत ही सिंपल
सिंपल है, उसे ये मेक श्योर करने के लिए हायर किया गया है कि आर्नल्ड आने वाले नाइट फेस्टिवल में हिस्सा ना ले। वो आदमी कॉन्फिडेंट लग रहा था कि आर्नल्ड जैसे सपोजिटली कमजोर प्रिंस को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आखिरकार हर कोई आर्नल्ड को इंसिपिड प्रिंस के नाम से जानता है, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें लगभग कोई टैलेंट या एबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मर्सनरी अपना मूव लेने की कोशिश करता है, आर्नल्ड उसे पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। बिना एक भी पसीना भाए आर्नल्ड अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और मर्सनरी के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देता है। वो बैरियर तुरंत उसे अपनी जगह पर फंसा देता है, जिससे वो ना तो हिल सकता है और ना ही भाग सकता है। वो आदमी पूरी तरह से स्टन रह जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्नल्ड के पास इस तरह की ताकत हो सकती है। इस पल ने उस बैंडिट को ये रियलाइज करा दिया कि जिस आदमी को हर कोई इंसिपिड प्रिंस कहता है, वो शायद उतना भी इंसिपिड नहीं है जितना वो सोचते हैं। वो बैंडिट ये रियलाइज करते हुए कि आर्नल्ड ने उसे पढ़ लिया है, अचानक अपने बाकी साथियों को बुलाता है और उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते, सिबास अचानक कमरे में आ जाता है। वो बहुत कामनेस के साथ आर्नल्ड को बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बाकी बैंडिट्स को पहले ही हैंडल कर लिया है। बाकी ग्रुप के हार जाने के बाद आर्नल्ड का ध्यान वापस अपने सामने खड़े उस मर्सनरी पर जाता है। वो उस पर एक माइंड टॉर्चर स्पेल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वो आदमी यह सच बताने पर मजबूर हो जाए कि उसे किसने भेजा है। उस स्पेल के असर में वो मर्सनरी आखिरकार कन्फेस करता है कि ज़ांद्रा ही वो इंसान थी जिसने उसे आर्नल्ड को नाइट फेस्टिवल में हिस्सा लेने से रोकने के लिए हायर किया था। ये सुनकर आर्नल्ड को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि इस अटैक के पीछे ज़ांद्रा का हाथ था। ये फैक्ट कि वो उसे असैसिनेट करवाने के लिए तैयार थी, उसे ये रियलाइज करा देता है कि वो सच में एक खतरनाक दुश्मन है। लेकिन अटैक की टाइमिंग आर्नल्ड को ये सवाल करने पर भी मजबूर कर देती है कि क्या राजधानी के आसपास हो रहे मिस्टीरियस मॉन्स्टर अटैक्स के लिए सच में ज़ांद्रा ही जिम्मेदार है। आखिरकार अगर ज़ांद्रा ने अभी आर्नल्ड को मरवाने की कोशिश की थी, तो ये बहुत अनलाइकली लगता है कि वो चुपके से मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर रही होगी। आर्नल्ड सोचने लगता है कि इन अजीब घटनाओं के पीछे किसी और का हाथ होना चाहिए। अब तक उसे जो कुछ भी पता चला है उसके आधार पर उसे लगता है कि असली कल्प्रिट या तो गॉर्डन हो सकता है या एरिक। यही सोचते हुए आर्नल्ड वहां से चला जाता है और सिबास को आदेश देता है कि वो उस पकड़े गए असैसिन को ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर बंद कर दे। लेकिन जैसे ही आर्नल्ड वहां से जाने वाला होता है, सिबास उसे बताता है कि आने वाले नाइट फेस्टिवल की लोकेशन फाइनली अनाउंस कर दी गई है। इस साल का इवेंट कील में होगा, जो एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद एक रीजन है। इस खबर का मतलब ये था कि आर्नल्ड और बाकी सबको अब ठीक से पता चल गया है कि कंपटीशन के लिए उन्हें कहाँ जाना है। फेस्टिवल में बस एक दिन बचा है और कील के सिटीजन्स पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पूरा शहर इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों से भरा हुआ है और हर कोई अगले दिन के आने का इंतजार कर रहा है। इस बीच आर्नल्ड फेस्टिवल शुरू होने से पहले फिन को एक स्पेशल गिफ्ट देने का फैसला करता है। वो उसे मैजिकल ग्लासेस की एक पेयर देता है जो उसकी असली पहचान को छिपाने में मदद करेगी। उन ग्लासेस को पहनने के बाद दूसरे लोग आसानी से नहीं पहचान पाएंगे कि वो असल में कौन है, जिससे वो बिना किसी अनवांटेड अटेंशन के आराम से घूम सकेगी। बाद में आर्नल्ड और फिन एक साथ शहर को एक्सप्लोर करते हुए कुछ समय बिताते हैं, लेकिन वो लगभग हर उस केक शॉप में चले जाते हैं जो मिल सकती है और कई तरह के अलग अलग केक्स ट्राई करते हैं। आखिरकार उन दोनों का पेट पूरी तरह से भर जाता है। हालांकि फिन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। भले ही उसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, लेकिन वो अभी भी और केक शॉप्स में जाना चाहती है और भी ज्यादा डेजर्ट्स ट्राई करना चाहती है। आर्नल्ड पॉइंट आउट करता है कि जब उसका पेट पहले से ही इतना भरा हुआ है तो वो और नहीं खा सकती। इसके बजाय वो सजेस्ट करता है कि वो शहर में टहलने चले ताकि वो थोड़ा हिल डुल सके और शायद उसे फिर से भूख लग जाए। लेकिन जब वो टहल रहे होते हैं तो आर्नल्ड और फिन अचानक किसी परिचित इंसान को देखते हैं। वो लियोनार्ड था। आर्नल्ड को याद आता है कि लियोनार्ड अभी नाइट्स के साथ ऑफिशियल काम से कील में है। जैसे ही लियोनार्ड उनके पास आता है, आसपास के सिटीजन्स तुरंत दोनों भाइयों को कंपेयर करने लगते हैं। बदकिस्मती से आर्नल्ड के लिए वो कंपैरिजंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। सिटीजन्स इस बारे में बात करने लगते हैं कि लियोनार्ड आर्नल्ड से कहीं ज्यादा हैंडसम और ज्यादा ताकतवर दिखता है। वो उनके कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बस लियोनार्ड से पूछता है कि वो शहर में क्या कर रहा है। लियोनार्ड एक्सप्लेन करता है कि हाल ही में पूरे शहर में कई चोरियां हुई हैं। इसी वजह से उसे सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन करने और ये पता लगाने के लिए वहां भेजा गया है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। नाइट फेस्टिवल में बस एक दिन बचा है। ये सोचकर आर्नल्ड रियलाइज करता है कि कील में सिर्फ आने वाले कंपटीशन से कहीं ज्यादा कुछ चल रहा हो सकता है। जब आर्नल्ड और लियोनार्ड अपनी बातचीत जारी रखते हैं तो अचानक सफेद चूहों का एक झुंड लड़कियों के ड्रेसेस के नीचे घुस जाता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती हैं। जब शोर शराबा शांत होता है तो लियोनार्ड उन्हें ब्लैच के रूप में आइडेंटिफाई करता है। इसलिए आर्नल्ड एक्सप्लेन करता है कि वो कोई आम चूहे नहीं थे और जो कोई भी इन चोरियों के पीछे है वो उनका इस्तेमाल चोरी करने के लिए टूल्स के रूप में कर रहा है। फिन तुरंत समझ जाती है कि वो सही कह रहा है। जब वो ऊपर हाथ लगाती है और नोटिस करती है कि एम्परर ने उसे जो महंगा हेयर टाई दिया था वो गायब है। लियोनार्ड मरी के साथ ये कसम खाते हुए निकल जाता है कि वो गायब हुई चीज को वापस ढूंढने में मदद करेगा और फिन आर्नल्ड को इस झमेले में घसीटने के लिए माफी मांगती है। आर्नल्ड उससे कहता है कि वो इस बारे में चिंता न करे और मानता है कि वो असल में ज्यादातर लोगों के मुकाबले उसके आसपास कम नर्वस फील करता है। वो दोनों अपनी तलाश शुरू करने के लिए एक गली में घुस जाते हैं। हालांकि आर्नल्ड चूहों को ढूंढने में कम और उन्हें ऑर्डर देने वाले पर ज्यादा फोकस कर रहा था। वो बस ये नहीं समझ पा रहा था कि ब्लाच को चोरी का सामान एक खास लोकेशन पर वापस लाने के लिए कैसे डायरेक्ट किया जा रहा है। वो इधर उधर छानबीन करता है जब तक कि उसे एक फास्ट स्टोन नहीं मिल जाता। ये एक मैजिक स्टोन है जो आवाज को स्टोर कर सकता है और उन्हें सेट इंटरवल्स पर रिप्ले कर सकता है और फिर सारी कड़ियां आपस में जुड़
जुड़ने लगती हैं। मास्टरमाइंड्स इन स्टोन्स का इस्तेमाल ब्लिट्ज को घर का रास्ता दिखाने के लिए सिग्नल्स के रूप में कर रहे थे। ये समझ आने के बाद आर्नल्ड और फिन एक एक करके हर स्टोन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और वो रास्ता उन लगातार वेस्ट की तरफ ले जाता है जब तक कि उनमें से एक ब्लैट उनके ठीक सामने नहीं आ जाता। वो चुपचाप उसका पीछा करते हैं जब तक कि वो एक दीवार पार करके दूसरी तरफ गायब नहीं हो जाता। वही उनका हाइड आउट था। आर्नोल्ड लियोनार्ड का भेष बदलता है और आसपास के नाइट्स के एक ग्रुप को टिप ऑफ देता है, जो कन्वीनियंटली लियोनार्ड को लोगों के सामने अच्छा दिखने का एक और मौका देता है। चोरों को कुछ ही देर बाद पकड़ लिया जाता है और आर्नल्ड फिन का हेयर पीस वापस लाने के लिए अपने लियोनार्ड वाले भेष में ही कैबिन के अंदर घुस जाता है। अंदर मौजूद नाइट्स तुरंत उसका रास्ता रोक लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेटर्स नहीं आ जाते तब तक चोरी के सामान में से कुछ भी नहीं छुआ जा सकता। लेकिन जैसे ही फिन अपने ग्लासेस उतारती है वो उसे तुरंत पहचान लेते हैं और बिना एक भी शब्द कहे पीछे हट जाते हैं, जिससे आर्नल्ड उस हेयर पीस को वापस उसकी जगह पर रख पाता है। बाहर निकलते वक्त आर्नल्ड नाइट्स के पास जाता है और अपनी सबसे रीजनेबल टोन में सजेस्ट करता है कि इस खास विजिट को सीक्रेट रखना हम सबके लिए बेहतर होगा। अगर ये बात बाहर निकल गई कि कोई चीज पहले ही गायब हो गई थी तो सारा इल्जाम सीधे उन पर आ जाएगा। नाइट्स बिना किसी विरोध के मान जाते हैं और आर्नल्ड ड्रिंक्स के लिए पैसों की एक थैली देकर इस अरेंजमेंट को सील कर देता है। वो दोनों वापस घर की तरफ चलने लगते हैं और कुछ देर बाद फिन रुकती है और आर्नल्ड को बताती है कि हर किसी के उसे इंसिपिड प्रिंस मान लेने के बावजूद वो जो कुछ भी हासिल कर रहा है उस पर उसे सच में कितना गर्व है। वो कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि वो असल में कितना कैपेबल है। ये सुनकर आर्नल्ड थोड़ा हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वो दोनों कुछ और कह पाते वो दोनों एलना को दूसरी तरफ कुछ सिटीजन्स को बहुत एंथुजियाज्म के साथ पीटते हुए देखते हैं, जो अपेरेंटली टाउन स्क्वायर में लड़ रहे थे। आर्नल्ड सिचुएशन को एक नजर देखता है और फैसला करता है कि वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता और चुपचाप फिन को दूसरी दिशा में ले जाता है, ये सजेस्ट करते हुए कि उन्हें उन शॉप्स को देखना चाहिए जिनमें जाने का उन्हें पहले टाइम नहीं मिला था। रात होने तक फिन का पेट बहुत अच्छी तरह से भर चुका था। फिर सीन दो हुडेड फिगर्स पर कट होता है जो आर्नल्ड के भाई बहनों में से एक से छुपकर मिल रहे होते हैं। वो उसे हैमलिन थमाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक डिवाइस है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। वो उसे उनकी एग्रीमेंट याद दिलाते हैं। उसे एम्परर को नुकसान से बचाना है, नाइट्स फेस्टिवल हंट जीतना है और खुद को इस इवेंट के हीरो के रूप में पोजीशन करना है, जबकि उन्हें वो रिवॉर्ड मिलेगा जो बदले में अग्री किया गया था। जब शिकार का दिन आता है तो सभी पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे होते हैं और फ्रांस अनाउंस करता है कि हर किसी को एक मैजिकल ब्रेसलेट पहनाया जाएगा जो दो काम करेगा, उनकी लोकेशन ट्रैक करना और किसी भी तरह के फ्रॉड को रोकना। एल्ला पूछती है कि फ्रॉड से उसका क्या मतलब है और फ्रांस क्लियर करता है कि पार्टिसिपेंट्स को अपनी मर्जी से मॉन्स्टर्स की तलाश करने के लिए बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अगर कोई भी रेजिमेंट नेता से 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाता है तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सुनकर आर्नल्ड मन ही मन बहुत झुंझला जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि सोने के लिए कोई शांति वाली जगह ढूंढने के लिए एल्ना से बचकर निकलना पॉसिबल नहीं था। क्रिस्टा और रॉबर्ट खुद इस हंट में हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए वो दूरी वाली रिस्ट्रिक्शन में नहीं बंधेंगे और वो अपनी ऑपरेशंस अपनी लॉजिंग से रिमोटली चलाएंगे। फ्रांस सबको जाकर तैयार होने के लिए कहता है। बाहर जाते वक्त क्रिस्टा आर्नोल्ड के पास आती है और उसे बताती है कि उसके आसपास के लोग उसे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। आर्नोल्ड पूछता है कि क्या उसे फ्यूचर का कोई और विजन दिखा है और वो कंफर्म करती है कि हाँ उसे दिखा है। वो बताती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स शहर की तरफ आ रहे हैं। वो उसे तसल्ली देने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरता है और वार्निंग के लिए उसे धन्यवाद कहता है। कुछ ही देर बाद क्रिस्टा को फिन से मिलवाया जाता है और वो पहले से ही अच्छे से जानती है कि वो कौन है। फिन को पूरे देश में सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता है। आर्नोल्ड फिन से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता वो क्रिस्टा का ख्याल रखे, लेकिन क्रिस्टा किसी ऐसे इंसान के साथ अकेला छोड़े जाने पर कंफर्टेबल नहीं थी जिससे वो अभी अभी मिली हो। लेकिन जैसे ही फिन उसे अपने साथ लाए स्नैक्स टेस्ट कराती है उसकी वो झिझक तुरंत दूर हो जाती है और कुछ ही पलों में क्रिस्टा फैसला करती है कि अब वो दोनों दोस्त बनने वाले हैं। उसी दिन बाद में एम्परर इकट्ठे हुए सिटीजन्स को एड्रेस करते हैं। वो मानते हैं कि हाल ही में मॉन्स्टर्स के बढ़ने की जो घटना हुई है उसके लिए वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि नाइट्स फेस्टिवल उनकी गलती सुधारने का तरीका है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईस्टर्न रीजन्स में सबसे भारी मॉन्स्टर्स की तादाद को कम करना है। ये कहने के साथ ही वो ऑफिशियली फेस्टिवल के ओपन होने की घोषणा करते हैं और सभी प्रिंसेस और प्रिंसेसेस बाहर निकल जाते हैं। कंपटीशन के कुछ घंटों बाद फ्रांस एक क्विक असेसमेंट करता है कि हर यूनिट कैसा परफॉर्म कर रही है और एम्परर को अपडेट देता है। ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिट बाकी सबसे इतना आगे निकल गई है कि एम्परर को यकीन करने के लिए 2 बार देखना पड़ता है कि उसके साथ किसका नाम जुड़ा है। वो नाम आर्नल्ड का था। सीन आर्नोल्ड पर शिफ्ट होता है जो चुपचाप हैरानी से देख रहा है कि एल्ला बिना ज्यादा पसीना बहाए अकेले ही 30 से ज्यादा ए रैंक ब्लड हाउंड्स को कैसे हरा रही है। उसे ये सब सच में बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है, क्योंकि स्पीड से उसे आखिरकार अपनी नींद पूरी करने का मौका मिल ही जाएगा। जैसे ही आखिरी मॉन्स्टर नीचे गिरता है एल्ना सजेस्ट करती है कि उन्हें तुरंत अगले रूप की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन आर्नोल्ड उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें आज के लिए बस करना चाहिए। अभी फेस्टिवल का पहला ही दिन है और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ताकत लगाकर खुद को थका देना एक ऐसी गलती होगी जिसका अफसोस उन्हें तीसरे दिन होगा। वो रात पास के एक शहर में बिताते हैं। जब आर्नोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है एल्ना अचानक अंदर आती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें रात के खाने के बाद कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग शब्द सुनते ही आर्नोल्ड डर के मारे पीछे हट जाता है। एल्ना बैठती है और कहती है कि उसे लगा था कि अब वो आखिरकार जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि हर कोई उसका मजाक उड़ाए। लेकिन आर्नोल्ड कहता है कि वो इंसिपिड प्रिंस कहलाने में बिल्कुल खुश है। लोगों को आर्नोल्ड को इंसिपिड प्रिंस कहते सुनना एल्ना को
वो उससे कहीं ज्यादा हर्ट करता है जितना वो दिखाती है। वो उससे कहती है कि वो फेस्टिवल को सीरियसली ले क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने से उसे और ज्यादा इज्जत मिलेगी। उसे लगता है कि आर्नल्ड इसलिए कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी रेपुटेशन जितनी खराब होगी लियोनार्ड की रेपुटेशन उतनी ही अच्छी दिखेगी। लेकिन आर्नल्ड जिद करता है कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है और एलना से कहता है कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो उससे दूर ही है। आर्नोल्ड एक्सप्लेन करता है कि हाल ही में किसी ने उसे असैसिनेट करने की कोशिश की थी। सिर्फ एलना का उसके साथ होना ही उसे एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी की पोजीशन के लिए एक सीरियस कैंडिडेट की तरह दिखाता है। ये उसे उसके भाइयों और बहनों के लिए खतरा भी बना देता है जो वही टाइटल चाहते हैं। आर्नल्ड को चिंता है कि एलना भी एक टारगेट बन सकती है, इसलिए वो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। गिल्टी फील करते हुए एलना माफी मांगती है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो उसे खतरे में डाल रही है। आर्नल्ड उसकी माफी कबूल करता है और कहता है कि वो सच में फेस्टिवल में थोड़ी कोशिश करेगा। ये सुनकर एलना मुस्कुरा देती है। फेस्टिवल हंट के तीसरे दिन एलना ये जानकर हैरान रह जाती है कि प्रिंस कार्लोस फर्स्ट प्लेस पर है। नाइट्स में से एक अंदाजा लगाता है कि कार्लोस ने इतने पॉइंट्स कमाने के लिए कई AAA रैंक मॉन्स्टर्स को हराया होगा। एलना तुरंत इस बात पर शक करती है। वो जानती है कि कार्लोस 7th रेजिमेंट के साथ था और वो लोग इतने ताकतवर बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कुछ कर सके। आर्नल्ड चुपचाप उनकी बातचीत सुनता है और उसे रियलाइज होता है कि कार्लोस ही वो इंसान है जो हैमलिन का इस्तेमाल कर रहा है। क्रिस्टा की वार्निंग याद करते हुए वो नतीजे पर पहुंचता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ ही पल बाद एलना जमीन पर कान लगाती है और उसे एक बहुत बड़ी भगदड़ की आवाज सुनाई देती है। ईस्ट में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं क्योंकि कोई उनका शिकार कर रहा है। हर कोई सोचता है कि मॉन्स्टर्स किधर जा रहे हैं, लेकिन आर्नोल्ड बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि वो सीधे कील की तरफ जा रहे हैं। वो पूछता है कि क्या कील में मौजूद सैनिक उन मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं, लेकिन एलना कहती है कि शायद वो नहीं रोक सकते। आर्नोल्ड फिर एलना से पूछता है कि क्या वो अपनी जान जाने के बावजूद कील को बचाने जाएगी। एलना बिना किसी झिझक के जवाब देती है कि एम्परर और लोगों की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है और वो मरने से नहीं डरती। बाकी नाइट्स भी डिक्लेयर करते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि कोई वहां से जाता, आर्नोल्ड उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि वो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं भेजेगा जो ये वादा नहीं कर सकता कि वो जिंदा बचेगा। नाइट्स तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो जिंदा वापस लौटेंगे। एलना कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन आर्नोल्ड कहता है कि वो बस उनकी स्पीड कम कर देगा। वो फिर अपनी तलवार से अपने मैजिकल ट्रैकिंग ब्रेसलेट पर वार करता है और उसे तोड़ देता है और ये नाटक करता है कि ये एक एक्सीडेंट था। वो कहता है कि वो बस एक बार में जाएगा और आराम करेगा। एलना पूछती है कि उसने ब्रेसलेट क्यों तोड़ा जब उनके पास फेस्टिवल जीतने का अभी भी चांस था। आर्नोल्ड बस उसे ये रिपोर्ट करने के लिए कहता है कि उसने इसे गलती से तोड़ दिया। वो फिर हर नाइट को पुकारता है और उनसे कील के लोगों को बचाने और एम्परर की रक्षा करने के लिए कहता है। उसकी बातें हर किसी में जोश भर देती हैं और एलना और नाइट्स कसम खाते हैं कि वो चाहे जो हो जाए कील और एम्परर की रक्षा करेंगे। नाइट्स के जाते ही आर्नोल्ड तुरंत सिल्वर में बदल जाता है और टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह चला जाता है। इस बीच खुद एम्परर कील के गेट्स पर खड़े हैं और मॉन्स्टर्स को अंदर घुसने से रोकने के लिए लड़ते हुए डिफेंस को पर्सनली लीड कर रहे हैं। कुछ ही देर में सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब उनके बगल में खड़ा एक नाइट रिपोर्ट करता है कि मॉन्स्टर्स की दूसरी लहर आ रही है। ना सिर्फ और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं बल्कि रिपोर्ट कहती है कि लगभग 3000 मॉन्स्टर्स सीधे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नंबर सुनकर नाइट्स डर के मारे कांपने लगते हैं। वो जानते हैं कि उस तरह की एक और लहर कितनी खतरनाक होगी। हालांकि एम्परर उनका हौसला नहीं टूटने देते। वो हर सैनिक से कहते हैं कि वो हिम्मत ना हारे क्योंकि उनके पास अभी जितने ट्रूप्स हैं उसका सीधा सा मतलब है कि हर सैनिक को सिर्फ एक मॉन्स्टर से निपटना होगा। तभी एम्परर आसमान में देखते हैं और नोटिस करते हैं कि दो नौजवान बैटलफील्ड के बहुत ऊपर हवा में तैर रहे हैं। ये सोचकर कि वो कौन है, वो उनसे अपनी पहचान बताने के लिए कहते हैं। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन सैम और डीन के रूप में देते हैं। एम्परर तुरंत उन नामों को पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बारे में पहले सुना हुआ है। उन दोनों को उनके साथी वैम्पायर्स ने निकाल दिया था और एडवेंचरर गिल्ड ने तो उनके सिर पर S रैंक बाउंड्री भी रखी थी। सैम और डीन किसी भी बात से इनकार नहीं करते। इसके बजाय वो मानते हैं कि एम्परर ने जो कुछ भी सुना वो सब सच है। भले ही वो सब बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन वो अभी तक वो बेइज्जती नहीं भूले हैं जो उन्होंने तब सही थी। एम्परर को वो दुश्मनी हैरानी की हद तक बहुत गहरी लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार एम्परर बहुत सालों पहले ही मर चुका है। लेकिन सैम और डीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए इंसानों की जिंदगी वैम्पायर्स की जिंदगी के मुकाबले बहुत छोटी होती है। क्योंकि वो उस एम्परर से बदला नहीं ले सके जिसने उनके साथ गलत किया था, इसलिए उन्होंने उसके डिसेंडेंट्स से बदला लेने और उसके खून से जुड़ी हर चीज को तबाह करने का फैसला किया। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए डीन अपने हाथ में एक मैसिव एनर्जी बॉल इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो अटैक और भी ताकतवर होता जाता है क्योंकि वो नीचे मौजूद हर इंसान को सिर्फ एक ब्लास्ट में मिटा देने की तैयारी कर रहा था। एम्परर अटैक को सीधा अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और चुपचाप मान लेते हैं कि शायद यही उनका अंत है। लेकिन बिल्कुल आखिरी सेकंड में एलना अचानक उनके सामने आ जाती है और अपनी तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। एम्परर एलना को वहां खड़ा देखकर पूरी तरह शॉक रह जाते हैं क्योंकि फेस्टिवल के दौरान उसे आर्नल्ड का ख्याल रखना था। उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि आर्नल्ड ही वो इंसान था जिसने उसे कील आकर रक्षा करने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर सच में एम्परर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा फील होता है कि आर्नल्ड आखिरकार एक जिम्मेदार इंसान बनने लगा है। एम्परर ये भी कहते हैं कि वो ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इतने सालों में एलना कितनी बेहतर हो गई है। एलना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि वो निराश नहीं होंगे और एम्सबर्ग की लेजेंडरी तलवार निकाल लेती है। जैसे ही सैम उस तलवार को देखता है वो तुरंत हंसने लगता है और उस हथियार के साथ साथ उसके मालिक का भी मजाक उड़ाता है।
दोहराता है। हालांकि डीन जल्दी से सैम को वार्न करता है कि वो केयरलेस ना बने। एम्सबर्ग फैमिली के लोग मशहूर हीरोज हैं और उनमें से किसी को भी कभी आम इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। सैम एलना को ध्यान से देखता है और अचानक उसे उस नाइट के रूप में पहचान लेता है जिसे आर्नल्ड की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। वही प्रिंस जिसे हर कोई इंसिपिड प्रिंस कहता है। जैसे ही सैम आर्नल्ड की बेइज्जती करता है, एलना पूरी तरह अपना आपा खो देती है। वो तुरंत आगे बढ़ती है, एक ही पल में दूरी मिटाती है और एक ऐसा ताकतवर वार करती है जो सैम को हवा में पीछे की तरफ उड़ा देता है। डीन ने अभी जो देखा उससे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। एम्सबर्ग फैमिली की सबसे बड़ी प्रोडिजी होने के नाते एलना की ताकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। बिना उसे आराम करने का कोई भी वक्त दिए डीन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और दोनों वैम्पायर्स अलग अलग दिशाओं से एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक ही समय पर उन दोनों से लड़ते हुए भी एलना अपनी जमीन पर डटी रहती है और उनमें से किसी को भी कोई मौका नहीं देती। तभी कार्लोस अपने कमांड के नाइट्स के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है। अपने पिता की रक्षा करने की ठान कर कार्लोस सीधे बैटलफील्ड में घुस जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि ये लड़ाई आखिरकार साबित कर देगी कि वो अगला एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का असली हकदार है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई असली मूव ले पाता, एक ताकतवर शैडो अटैक अचानक उस पर होता है और उसे पूरी तरह से घोड़े से नीचे गिरा देता है। कार्लोस सैम से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जिस प्लान पर उन्होंने एग्री किया था ये उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं था। लेकिन सैम बस हंसता है और उसे बताता है कि असल में शुरू से कोई प्लान था ही नहीं। इस पूरे वक्त कार्लोस उनके अपने गोल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। ये रियलाइज करते हुए कि उसे बिल्कुल शुरुआत से ही धोखा दिया गया था, कार्लोस पूरी तरह से सन्न रह जाता है। इससे पहले कि सैम कुछ और कह पाता, डीन उसे आवाज लगाता है और उसे फोकस रखने के लिए कहता है, क्योंकि एलना पहले ही एक और ताकतवर अटैक के साथ उनकी तरफ बढ़ रही थी। सैम जल्दी से अपना ध्यान लड़ाई पर वापस लाता है और एलना दूरी मिटाते हुए हमला करती है। इस बीच सिल्वर प्रिंस लियोनार्ड से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि वो उसे अपना सपोर्ट देने आया है। हालांकि वो लियोनार्ड को सलाह देता है कि वो सीधे कील ना जाए। लियोनार्ड तुरंत मना कर देता है क्योंकि वहां अनगिनत लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं और जब वो खतरे में हो तो वो बस ऐसे ही खड़े नहीं रह सकता। जहां तक उसकी बात है, लोगों की रक्षा करना किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर कहता है कि वो अच्छे से समझता है कि लियोनार्ड कैसा फील कर रहा है, लेकिन फिर वो एक और ऑप्शन सजेस्ट करता है। खुद को मौत के मुंह में धकेलने के बजाय वो हिंट देता है कि लियोनार्ड को आसपास के डोमेन्स के नाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्स में से एक तुरंत एतराज जताता है और पॉइंट आउट करता है कि भले ही लियोनार्ड एक प्रिंस है, लेकिन किसी दूसरे लॉर्ड के नाइट्स को ऑर्डर देना उसकी अथॉरिटी से बाहर जाना होगा। सिल्वर मानता है कि ये आइडिया शायद पहली बार में इम्पॉसिबल लगे, फिर भी वो कहता है कि इम्पॉसिबल चीजों को रियलिटी में बदलना हमेशा से उसकी स्पेशलिटी रही है। आखिर में सिर्फ यही चीज मायने रखती है कि क्या लेनर्ड में वो फैसला लेने की हिम्मत है। वो शब्द सुनने के बाद लेनर्ड एक सेकंड के लिए भी नहीं झिझकता। वो कहता है कि वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, अगर इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रोटेक्शन में रहने वाले लोगों को बचा सकता है। वो सिल्वर से पूछता है कि वो असल में ऐसा कुछ कैसे करने वाले हैं। सिल्वर मुस्कुराता है और कहता है कि प्लान असल में बहुत सिंपल है। वो एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल बनाएगा और लेनर्ड उसके सामने खड़े होकर एक स्पीच देगा। जो भी नाइट अंदर आएगा वो उसके ऑर्डर सुनेगा, जिससे वो कंफ्यूज सैनिकों को गाइड कर सकेगा और उन्हें ठीक ठीक बता सकेगा कि उन्हें कहाँ जाना है। सिल्वर लेनर्ड के चेहरे के भाव नोटिस करता है और पूछता है कि क्या उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कर सकता है। लेनर्ड पूरी ईमानदारी से मानता है कि उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी वो सब कुछ करने को तैयार है जो वो कर सकता है अगर इससे ज्यादा जाने बच सकती है। यह तय होने के बाद सिल्वर ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल खोलता है और लेनर्ड और बाकी सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है। लेनर्ड पोर्टल के अंदर कदम रखता है और पूरी तरह शॉक रह जाता है जब वो पलक झपकते ही कील पहुंच जाता है। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, सिल्वर लेनर्ड पर अलर्टनेस मैजिक कास्ट करता है, जिससे उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज सके ताकि आसपास का हर कोई उसे साफ साफ सुन सके। सब कुछ तैयार होने के साथ लेनर्ड अपनी स्पीच शुरू करता है। वो आसपास के हर डोमेन के नाइट्स को पुकारता है और कील की रक्षा करने में उनकी मदद मांगता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें अपने लॉर्ड से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाद में कोई उनके एक्शंस पर सवाल उठाता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद हांस नाम का एक सैनिक सबसे पहले पोर्टल से बाहर आता है। वो तुरंत लेनर्ड के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि उसके कमांड में लड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। जब लेनर्ड हांस के पीछे देखता है तो वो स्पीचलेस रह जाता है। सैनिकों की एक पूरी आर्मी एक के बाद एक पोर्टल से बाहर आ रही थी। एक सरसरी नजर डालने के बाद वो अंदाजा लगाता है कि लगभग 3000 सैनिकों ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। लेनर्ड इस सब को पॉसिबल बनाने के लिए सिल्वर को दिल से धन्यवाद कहता है। हालांकि सिल्वर उसे बताता है कि जश्न मनाने का वक्त अभी नहीं आया है। वो अपने धन्यवाद को तब तक बचाकर रख सकते हैं जब तक कि कील पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। उन आखिरी शब्दों के साथ सिल्वर ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल से वापस चला जाता है, जबकि लेनर्ड अपने खुद के नाइट्स की तरफ मुड़ता है और सबको लड़ाई के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। उसी समय एलना अभी भी सैम और डीन के खिलाफ लड़ रही है और वैम्पायर भाइयों के साथ लगातार मुकाबला कर रही है। मैंशन के अंदर क्रिस्टा को चिंता होने लगती है कि और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने वाले हैं। वो जानती है कि उन्हें हैमलिन को दुश्मनों से दूर ले जाना होगा, लेकिन फिन बस उसे गले लगा लेती है और वादा करती है कि वो ही हैमलिन को हासिल करेगी। क्रिस्टा इस बात से डरती है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो हमेशा से ही इनक्रेडिबल लक के साथ पैदा हुई है। ये सुनकर क्रिस्टा
क्रिस्टा को राहत मिलती है और फिर वो एलना को बताती है कि हैमलिन बैटलफील्ड के बिल्कुल बीच में कहीं गिरने वाला है। वापस बैटलफील्ड पर डीन हैमलिन को बचाने की तैयारी करता है, लेकिन एलना जल्दी से रिएक्ट करती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे उसके हाथों से झटक कर गिरा देती है। बिल्कुल उसी पल, ठीक जैसा क्रिस्टा ने प्रेडिक्ट किया था, हैमलिन अचानक आसमान से शहर के बीचों बीच गिरने लगता है। फिन उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। वो जल्दी से उसे एलना की तरफ फेंकती है जो उसे आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन डीन बहुत गुस्से में आ जाता है कि फिन ने उनके प्लान्स में दखल दिया है। वो तुरंत उस पर एक एनर्जी अटैक फायर करता है। वो अटैक फिन के आसपास के इलाके को तबाह कर देता है और उसे जमीन की तरफ नीचे गिरा देता है। जब वो अभी भी गिर रही थी, डीन सीधे उस पर एक और एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। फिन को रियलाइज होता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो मान लेती है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उसे लग पाता, सिल्वर अचानक आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो फिन को पकड़ता है और उसे धीरे से वापस जमीन पर उतारता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने अभी जो किया वो सच में बहुत बेवकूफी भरा काम था। फिन माफी मांगती है, लेकिन सिल्वर ये भी मानता है कि उसने हैमलिन को हासिल करके बहुत अच्छा काम किया है। उसे बचाने के बाद सिल्वर हवा में उड़ जाता है और सैम और डीन से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सिल्वर के उनके रास्ते में आने से वैम्पायर भाई तुरंत चिढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि अगर वो सिल्वर और एलना दोनों को हरा सकते हैं तो उनके पास जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। एलना को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो पॉइंट आउट करती है कि सैम और डीन अकेले उसे ही मुश्किल से संभाल पा रहे थे, इसलिए उसे शक है कि वो दोनों सच में जीत सकते हैं। सिल्वर फिर एलना से कहता है कि वो लड़ाई से दूर रहे क्योंकि वो अकेले ही सैम और डीन दोनों को हराने का इरादा रखता है। हालांकि एलना मना कर देती है क्योंकि उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा है और वो भी इस मजे में शामिल होना चाहती है। डीन फिर सिल्वर को याद दिलाता है कि एम्परर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ने वाले हैं और सजेस्ट करता है कि सिल्वर को इसके बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए। सिल्वर बहुत शांति से जवाब देता है कि उसकी ड्यूटी लोगों की रक्षा करना है, ना कि देश की। वो एक्सप्लेन करता है कि एम्पायर की रक्षा करना नाइट्स और नोबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उनकी ड्यूटीज में दखल नहीं देना चाहता या उनका काम नहीं छीनना चाहता। तभी लेनर्ड नाइट्स की एक पूरी आर्मी के साथ वहां पहुंचता है। वो मॉन्स्टर्स की दूसरी लहर को शहर पहुंचने से पहले ही रोकने के लिए आए हैं। एम्परर और उनके आदमी उनके वहां आने से हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से लड़ाई में शामिल होने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैटलफील्ड पर सिचुएशन को हैंडल होते देख सिल्वर सैम और डीन से कहता है कि अब उन्हें आने वाले मॉन्स्टर्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट्स ने उन्हें संभाल लिया है। एलना फिर सजेस्ट करती है कि वो सैम को संभालेगी जबकि सिल्वर डीन से निपटेगा। सिल्वर इस प्लान से अग्री करता है और दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। एलना सैम से लड़ने लगती है और उसके सामने खुद को अच्छे से बनाए रखती है, लेकिन सिल्वर को डीन के सामने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। डीन एक ताकतवर अटैक करता है जो सिल्वर को सीधे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर डीन और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसने उम्मीद की थी कि सिल्वर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन अब वो सोचने लगता है कि सिल्वर असल में उतना ताकतवर नहीं है जितना वो पहले मानता था। इस बीच एलना सैम के साथ अपनी लड़ाई के बीच से ही सिल्वर का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो उसे याद दिलाती है कि सैम और डीन असल में इतने ताकतवर नहीं है और उसे ये फीलिंग भी आती है कि शायद वो जानबूझकर खराब तरीके से लड़ रहा है ताकि बाद में वो इंप्रेसिव दिख सके। आखिरकार एलना सिल्वर के खुद को रोक कर रखने के बारे में बिल्कुल सही थी। सिल्वर अचानक एक पावरफुल क्लेरिक फील्ड एक्टिवेट करता है जो बैटलफील्ड पर एक 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान को हील कर देता है। सैनिक और घायल लोग पूरी तरह शॉक रह जाते हैं जब वो अचानक अपने घावों को भरते और अपनी चोटों को ठीक होते हुए नोटिस करते हैं। डीन हैरान रह जाता है कि सिल्वर उनसे लड़ते हुए एक ही समय पर इतनी पावरफुल हीलिंग फील्ड बनाए रखने में कामयाब रहा। सिल्वर मानता है कि ये इकलौती ट्रिक नहीं है जो उसके पास बची है। वो फिर अपनी एंशिएंट कर्स बैरियर टेक्निक एक्टिवेट करता है जो ताकतवर कर्स चेन्स बनाती हैं और वो तुरंत सैम और डीन दोनों को जकड़ लेती हैं। वो चेन्स पूरी तरह से वैम्पायर ट्विंस को बांध देती हैं जिससे वो हिलने डुलने के काबिल भी नहीं रहते। वापस बैटलफील्ड पर सैनिक ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो कर्स्ड चेन्स पूरे इलाके में फैल गए हैं और मॉन्स्टर्स को भी बांध रही हैं। हजारों मॉन्स्टर्स अचानक उन्हीं चेन्स में फंस जाते हैं जिससे उनका आगे बढ़ना पूरी तरह से रुक जाता है। सिल्वर फिर सैम और डीन की तरफ हवा में उड़कर जाता है और उन्हें बताता है कि अब उनकी सजा का वक्त आ गया है। वैम्पायर ट्विंस दोनों उसके चेहरे के भाव से समझ जाते हैं कि लड़ाई उनके लिए पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो कर्स चेन्स अचानक एलना की तरफ भी बढ़ने लगती हैं। सिल्वर तुरंत ये नोटिस करता है और इससे पहले कि वो चेन्स उसे छू पाएं, वो उन्हें डिसमेंटल कर देता है। एलना तुरंत उसे डांटती है और पूछती है कि उसकी टेक्निक एक साथी को क्यों बांधने की कोशिश कर रही थी। सिल्वर शांति से एक्सप्लेन करता है कि वो बस उसे इतना ज्यादा नापसंद करता है कि अपेरेंटली चेन्स ने उसे दुश्मन समझ लिया। उस प्रॉब्लम से निपटने के बाद सिल्वर अपना ध्यान वापस वैम्पायर ट्विंस पर लाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि वैम्पायर्स होने के नाते अपनी मैजिकल एबिलिटीज के बिना वो कोई बड़ा खतरा नहीं है। चूंकि कर्स चेन्स लगातार उनका मैजिक सोख रही हैं, इसलिए वो असल में पूरी तरह से पावरलेस हो चुके हैं। सिल्वर फिर उनसे पूछता है कि क्या उनके आखिरी कोई शब्द हैं। डीन इस मौके का फायदा उठाते हुए सिल्वर से पूछता है कि क्या वो उन्हें मारने के लिए पूरी तरह ठान चुका है। वो आर्ग्यू करता है कि
सिल्वर के लिए बेहतर होगा कि वो इसे एक गिल्ड रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करे और बस एक ऑफिशियल जॉब के हिस्से के रूप में उनका शिकार करे। सिल्वर उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक एडवेंचरर के तौर पर उसकी ड्यूटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो गिल्ड के लिए काम कर रहा है या नहीं। उसका मानना है कि पूरे कॉन्टिनेंट को खतरनाक मॉन्स्टर से बचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एलना फिर बातचीत में शामिल होती है और सजेस्ट करती है कि वो समय बर्बाद करना बंद करें और लड़ाई खत्म करें, लेकिन सिल्वर तुरंत समझ जाता है कि वो अपनी होली स्वॉर्ड समन करने की तैयारी कर रही है। वो उसे इसका इस्तेमाल ना करने की वार्निंग देता है क्योंकि इसकी ताकत पूरे शहर को तबाह कर सकती है। एलना उसे भरोसा दिलाती है कि वो तलवार की ताकत को कंट्रोल कर सकती है और डैमेज को लिमिट में रखना मेक श्योर करेगी। वो सिल्वर को यह भी याद दिलाती है कि एक नोबल के नाते हर उस चीज को खत्म करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एम्पायर के लिए खतरा बने। तभी मॉन्स्टर्स की तीसरी लहर बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगती है। एलना अपनी होली स्वॉर्ड समन करती है और सिल्वर उससे कहता है कि वो सैम को संभाल सकती है। सिल्वर फिर डीन से लड़ने के लिए तैयार होता है और अपनी अल्टीमेट टेक्निक इन्फिनिटी डार्कनेस एक्टिवेट करता है। एम्परर और उनके ट्रूप्स शॉक में देखते हैं जब सिल्वर और एलना दोनों अपने डेवास्टेटिंग अटैक्स तैयार करते हैं। वो जिस हद तक ताकत रिलीज कर रहे हैं वो एम्परर को ये रियलाइज कराने के लिए काफी है कि बैटलफील्ड अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो तुरंत सबको पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं। सिल्वर और एलना एक ही समय पर अपने अटैक्स अनलीश करते हैं। उनकी मिलाई हुई ताकत बचे हुए दुश्मनों को एक ही डेवास्टेटिंग ब्लास्ट में पूरी तरह से मिटा देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद एम्परर सिल्वर के पास आते हैं और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं। वो एम्पायर और उसके लोगों को बचाने के लिए सिल्वर ने जो कुछ भी किया उसकी दिल से तारीफ करते हैं। सिल्वर वहां से जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि अचानक एलना उसे वापस बुलाती है। वो उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे सच में धन्यवाद देती है, खासकर फिन को बचाने के लिए जब वो गिरकर मरने ही वाली। एलना एक्सप्लेन करती है कि फिन आर्नल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सिल्वर को समझ आता है कि उसे बचाना इतना ज्यादा मायने क्यों रखता था। सिल्वर आर्नल्ड को आयन सीपिड प्रिंस कहकर बुलाता है। एलना तुरंत बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी होली सोर्ड सिल्वर के गले पर रख देती है। वो उसे वार्निंग देती है कि वो आर्नल्ड के बारे में दोबारा कभी उस तरह बात ना करे। सिल्वर जल्दी से माफी मांगता है और एलना अपनी तलवार नीचे कर लेती है। सिल्वर फिर अपने ट्रांसिट पोर्टल के जरिए वहां से चला जाता है। 3 दिन बाद एम्परर अपने सभी बच्चों के सामने बैठे हैं और फ्रांस उनके बगल में खड़ा है। फ्रांस एक्सप्लेन करता है कि प्रिंस कार्लोस उस सुबह उठा और उसने सैम और डीन के साथ अपने कनेक्शन को कन्फेस कर लिया है। वो रिवील करता है कि कार्लोस मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हैमलिन का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो फेस्टिवल हंट के दौरान एडवांटेज हासिल करना और सबसे ऊपर आना चाहता था। बाकी रॉयल्स कार्लोस को बेवकूफ कहते हैं कि उसने कभी सोचा भी कि वो प्लान एक अच्छा आइडिया था। हालांकि वो ये सोचने लगते हैं कि क्या पूरा इंसिडेंट सच में शुरुआत से ही कार्लोस का प्लान था। एम्परर एक्सप्लेन करते हैं कि कार्लोस को वैम्पायर्स ने मैनिपुलेट किया था, लेकिन ये बात उसे पूरी तरह से सही साबित नहीं करती। भले ही उसे कंट्रोल किया जा रहा था, उसने फिर भी पूरे एम्पायर को खतरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेस्टिवल हंट से फायदा उठाना चाहता था। एम्परर ये साफ कर देते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे बस ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन एरिक अचानक एम्परर के सामने घुटने टेक देता है और उनसे कार्लोस को माफ करने के लिए कहता है। गॉर्डन और जैंड्रा भी उसकी बात से अग्री करते हैं। वो मानते हैं कि कार्लोस ने जो किया वो सच में बहुत बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन वो अभी भी उनका भाई है और वो अपनी इस गलती की वजह से उसे पूरी तरह से तबाह होते नहीं देखना चाहते। एम्परर लेनर्ड से पूछते हैं कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है और लेनर्ड आगे बढ़कर कहता है कि कार्लोस को इस तरह के काम के लिए बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे हर कोई शॉक रह जाता है। लेनर्ड फिर एम्परर से कहता है कि वो कार्लोस के अपने बेटे होने की वजह से बायस्ड ना हो। वो एक्सप्लेन करता है कि अपने खुद के बेटे को सजा देने से लोगों को ये भी दिखाई देगा कि एम्परर सच में फेयर है और अपनी खुद की फैमिली के खिलाफ भी रूल्स इन्फोर्स करने के लिए तैयार है। एम्परर को शक होने लगता है कि ये आइडिया आर्नल्ड का था, लेकिन आर्नल्ड जल्दी से इससे अपना कोई भी लेना देना होने से मना कर देता है। एम्परर फिर अपना फैसला सुनाते हैं। वो कार्लोस को बख्शने का फैसला करते हैं, लेकिन ये साफ कर देते हैं कि वो लेनर्ड के एक्शंस को इग्नोर नहीं करने वाले हैं। वो लेनर्ड को आगे आने के लिए कहते हैं और लेनर्ड के एक घुटने पर बैठने के बाद एम्परर उसे एक बहुत बड़ी तलवार पेश करते हैं और ऑफिशियली उसे नाइट हंट फेस्टिवल का विनर अनाउंस कर देते हैं। लेनर्ड पूरे सम्मान के साथ उस तलवार को एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर एम्परर से पूछता है कि क्या वो एक रिक्वेस्ट कर सकता है। वो एम्परर से उन नाइट्स को दिल खोलकर रिवॉर्ड देने के लिए कहता है जो एक साथ इकट्ठे हुए और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़े। इससे पहले कि एम्परर जवाब दे पाते, फ्रांस बीच में आता है और लेनर्ड को बताता है कि वो नाइट्स की कोशिशों के लिए उन्हें रिवॉर्ड देने पर पहले ही काम कर रहा है। एम्परर फिर पॉइंट आउट करते हैं कि चूंकि कार्लोस और आर्नल्ड दोनों डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए रनर्स अप अब लेनर्ड और गॉर्डन है। लेकिन लेनर्ड ने नाइट्स को सक्सेसफुली लीड करके कहीं ज्यादा हासिल किया है और वो ईस्टर्न रीजन में भी बहुत पॉपुलर है। इस वजह से एम्परर फैसला करते हैं कि लेनर्ड को एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिक्लेयर करने से लोगों के बीच किसी भी तरह का असंतोष रोकने में मदद मिलेगी। गॉर्डन बेमन से एम्परर के फैसले के साथ मान जाता है। एलना फिर आगे बढ़ती है और एम्परर से आर्नल्ड के डिस्क्वालिफिकेशन पर दोबारा विचार करने के लिए कहती है, जिससे आर्नल्ड अचानक ऑफ गार्ड रह जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि आर्नल्ड ने जानबूझकर अपने नाइट्स को कील की मदद के लिए भेजा था, ये अच्छे से जानते हुए कि ऐसा करने से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस वजह से उसका मानना है कि आर्नल्ड अपने एक्शंस के लिए कम से कम किसी तरह की पहचान का हकदार है। एम्परर उसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और उन्हें याद आता है कि आर्नल्ड ने दावा किया था कि उसने गलती से अपना ब्रेसलेट तोड़ दिया था। वो पॉइंट आउट करते हैं कि अगर आर्नल्ड ने जानबूझकर ब्रेसलेट तोड़ा होता ताकि वो अपने नाइट्स को डिप्लॉय कर सके, तो उसके एक्शंस को अलग तरीके से कंसीडर करने का एक रीजन होता। लेकिन
अभी के लिए ऑफिशियल विनर लेनर्ड ही है। आर्नल्ड ये सुनता है और राहत की सांस लेता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो एक कड़ी सजा से बच गया है। लेकिन एम्परर फिर मानते हैं कि आर्नल्ड की गलती और नाइट्स को कील की मदद के लिए भेजने के उसके फैसले के बिना वो सब शायद आज यहाँ खड़े नहीं होते। इसलिए आर्नल्ड के एक्शंस को बस इग्नोर करने के बजाय एम्परर उसे भी रिवॉर्ड देने का फैसला करते हैं। वो ऑफिशियली आर्नल्ड को लेफ्टिनेंट एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी के तौर पर अपॉइंट करते हैं, जिससे वो लेनर्ड का असिस्टेंट बन जाता है। आर्नल्ड साफ तौर पर वो पोजीशन नहीं चाहता और एम्परर को याद दिलाता है कि वो कितना इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन एम्परर उससे कहते हैं कि आखिरकार ये साबित करने का वक्त आ गया है कि वो क्या कर सकता है और उनका फैसला फाइनल है। एलना आर्नल्ड के लिए बहुत खुश है, लेकिन आर्नल्ड सिर्फ हार मानकर एक गहरी सांस ले सकता है, ये जानते हुए कि अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बाद में आर्नल्ड अपने कमरे में अकेला बैठता है और रियलाइज करता है कि लो की रहने और अटेंशन से बचने के उसके सारे प्लान्स अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तभी फिन अंदर आती है और उसके लिए कुछ चाय लाती है। आर्नल्ड एक घूंट लेता है, लेकिन तुरंत नोटिस करता है कि इसका टेस्ट उसकी रोज की चाय से अलग है। फिन एक्सप्लेन करती है कि उसने सोचा कि वो थका हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जिनमें रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ताकि उसे रिकवर होने में मदद मिल सके। आर्नल्ड एक और घूंट लेता है और फिन ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन फिन जिद करती है कि उसे धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि वो ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद फिन उसे एक और कप चाय डालकर देती है और पूछती है कि हैमलिन का क्या हुआ। आर्नल्ड एक्सप्लेन करता है कि उसे अब एडवेंचरर गिल्ड के अंदर बहुत मजबूती से सील करके रख दिया गया है। हालांकि आर्नल्ड अभी भी उन वैम्पायर्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि क्या वो वैम्पायर्स असल में किसी और के लिए काम कर रहे थे और क्या उनके एक्शंस के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। इससे पहले कि वो इस बारे में और कुछ सोच पाता, आर्नल्ड अचानक सो जाता है। फिन ये नोटिस करती है और प्यार से उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देती है। भले ही आर्नल्ड पहले ही सो चुका है, वो उस पहले दिन को याद करने लगती है जब उसने उसे वो ऑर्नामेंट दिया था। वो उनकी पहली डेट का दिन भी था। उसे याद आता है कि कैसे सिर्फ आर्नल्ड से बात करना ही उसे शांत और कंफर्टेबल फील कराने के लिए काफी था और उस दिन के बाद से वो लगातार उसे निहारती रहती है। जैसे ही फिन आर्नल्ड को शांति से सोते हुए देखती है, वो धीरे धीरे इमोशनल होने लगती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और प्यार से उसका हाथ छूती है, इससे पहले कि वो उसे किस करने के इरादे से उसके करीब झुके। लेकिन आखिरी मोमेंट में वो अचानक पैनिक कर जाती है और खुद को रोक लेती है। इसके बजाय वो बस आर्नल्ड की चाय उठाती है और उसमें से एक घूंट लेती है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि टेक्निकली ये एक इनडायरेक्ट किस ही माना जाएगा, लेकिन बाद में वो शांत हो जाती है और रियलाइज करती है कि इनडायरेक्ट किस आखिर इतना बुरा भी नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस एनिमे के और पार्ट्स आएंगे तो इसी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड जाते जाते वीडियो को लाइक करना न भूले, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।